हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। आई होप सारी मस्ती होंगे। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट कंप्लीट करेंगे। बच्चों, इस चैप्टर के नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फॉर्मेट में डाल दिए हैं, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। तो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह कर्नावत और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, सबसे पहले सॉलिड के जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो देखो, सॉलिड का शेप, साइज और वॉल्यूम डेफिनेट होता है। सॉलिड रिजिड होता है। तो बच्चों, इन सब का कारण यह है कि सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है और उनके बीच अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते। इसलिए सॉलिड का शेप, साइज, वॉल्यूम डेफिनेट होता है और सॉलिड रिजिड होता है। और बच्चों, सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होता है। आप सॉलिड पर प्रेशर लगा करके उसका वॉल्यूम कम नहीं कर सकते। तो बच्चों, ये कुछ एक जनरल कैरेक्टर्स थे। अब सॉलिड के टाइप की बात करते हैं। तो बच्चों, सॉलिड दो टाइप का होता है, एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक एमोर्फस सॉलिड। तो बच्चों, हमें इन दोनों में अंतर करना है, क्योंकि बोर्ड में इन दोनों में अंतर ही आता है, तो ध्यान से समझना। तो देखो, एक तो है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक होता है एमोर्फस सॉलिड, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले शेप की बात करते हैं। तो इसका शेप रेगुलर होता है, ठीक है बच्चों। देखो, रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप। और बच्चों, इसका शेप इर्रेगुलर होता है। इर्रेगुलर इसलिए होता है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इर्रेगुलर होता है और इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है। तो बच्चों देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब जिन पार्टिकल से मिलकर के सॉलिड बनता है, या फिर अगर पूरे मैटर की बात करें कि मैटर बनता है ना, उसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। जैसे अपना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? सेल है, क्योंकि हम सेल की रिपीटेशन से बने हैं, ठीक है ना बच्चों। अब देखो, रेगुलर अरेंजमेंट कैसा होता है, इररेगुलर अरेंजमेंट कैसा होता है, तो मैं डायग्राम से समझाता हूं आपको। जैसे मान लो एक सॉलिड है, उसमें दो प्रकार के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ए और बी। तो बच्चों देखो, एक तो ये सॉलिड है ए बी, ए और बी, ठीक है बच्चों। और एक इस टाइप का अरेंजमेंट है, मान लो ए बी ए। ध्यान से समझना बच्चों। ठीक है। अब देखो, इसमें देखो ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद बी, यानी कि ए बी अरेंजमेंट है। ऐसे देख लो, ए के बाद बी, बी के बाद ए। तो यह अरेंजमेंट रेगुलर है। इस अरेंजमेंट में बच्चों आप बोल ही नहीं सकते कि कब ए आएगा और कब बी आएगा। तो ऐसा अरेंजमेंट इररेगुलर होता है। तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट समझ गए ना। एक बच्चों देखो, इस टाइप से भी बना सकते हो। देखो, मान लो एक तो हमारे पास ये पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ध्यान से समझना बच्चों। और एक हमारे पास ये पार्टिकल्स है, देखो, ठीक है बच्चों। अब देखो, यहां पर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर है। देखो, सभी पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस सेम है, यहां पर कहीं ज्यादा है, कहीं कम है। तो ऐसा अरेंजमेंट इररेगुलर होता है और ऐसा अरेंजमेंट रेगुलर होता है। तो बच्चों, फर्स्ट डिफरेंस आ गया ना समझ में, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है, इसलिए शेप भी क्या होती है? रेगुलर शेप होती है। और यहां पर इररेगुलर अरेंजमेंट, तो इररेगुलर शेप, ठीक है बच्चों। अब देखो, दूसरे डिफरेंस की बात करते हैं कि इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किसके अकॉर्डिंग होता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर के अकॉर्डिंग, यानी कि पार्टिकल का अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होता है, ध्यान से समझना बच्चों। और इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर में। अब ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या है बच्चों? यहां पर पार्टिकल्स को मिलाने वाली लाइन आप ड्रॉ करोगे ना, तो वो कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं, वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी, देख लो, ठीक है ना।
पैरेलल होगी ना, ऐसी लाइंस इसमें आप खींच सकते हो क्या? नहीं खींच सकते ना, यानी कि यहां पर शॉर्ट रेंज ऑर्डर है और यहां पर क्या है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। इनको मिलाने, पार्टिकल्स को मिलाने वाली लाइन आप ड्रॉ करोगे तो वो एक दूसरे के पैरेलल होगी, यानी कि अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, इसलिए इसे हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। आगे बात समझ में, यहां पर शॉर्ट रेंज ऑर्डर। बच्चों देखो, ये होते हैं एनिसोट्रोपिक इन नेचर। क्या होते हैं? एनिसोट्रोपिक इन नेचर। और ये होते हैं बच्चों आइसोट्रोपिक इन नेचर। तो बच्चों एनिसोट्रोपिक का मतलब है कि डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस। तो बच्चों देखो ध्यान रखना, यहां पर कंफ्यूजन होता है, बच्चे क्या करते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड को आइसोट्रोपिक और एमोर्फस सॉलिड को एनिसोट्रोपिक कराते हैं। बच्चों एनिसोट्रोपिक का मतलब है डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ऐसा पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के कारण होता है। अगर हम यहां पर इस डायरेक्शन की बात करें तो अरेंजमेंट कौन सा है? देखो ए बी टाइप का अरेंजमेंट है ना बच्चों। कैसा अरेंजमेंट है? ए बी अरेंजमेंट है ना। अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें बच्चों, देखो इसकी बात करें तो अरेंजमेंट कैसा है? ए। कैसा अरेंजमेंट है? ए। अगर इसको देखें तो अरेंजमेंट कैसा है? बी। तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अलग अलग है तो प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? अलग अलग होगी ना, इसलिए ये एनिसोट्रोपिक। और इसमें तो कोई अरेंजमेंट बनता ही नहीं है, सभी डायरेक्शन में सेम सा अरेंजमेंट आता है, इसलिए ये आइसोट्रोपिक होता है। क्या होता है बच्चों? आइसोट्रोपिक होता है। आगे बच्चों बात समझ में। अब देखो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई एंड शार्प होता है, मतलब निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस सेम है तो अट्रैक्शन सेम तो मेल्टिंग पॉइंट सेम। यहां पर देखो कहीं पर पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कम है, कहीं पर पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए ये सारे पार्टिकल्स एक ही टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होंगे। ये बच्चों टेम्परेचर की रेंज के साथ मेल्ट होते हैं। देखो ये पार्टिकल पहले मेल्ट हो जाएंगे ना, देखो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। तो बच्चों इनके पार्टिकल्स के बीच में कहीं पर अट्रैक्शन ज्यादा होता है, कहीं पर अट्रैक्शन कम होता है। जहां पर अट्रैक्शन कम होता है वो पार्ट पहले मेल्ट हो जाएगा और जहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होता है वो पार्ट बाद में मेल्ट होता है। तो इनका एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट बच्चों नहीं होता है। तो दीज मेल्ट्स विद रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो फ्यूजन एंथैल्पी क्या होगी? सेम टू सेम होगी। तो बच्चों फ्यूजन एंथैल्पी हाई, और इनकी डेफिनेट होती नहीं है क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड तो है फ्यूजन एंथैल्पी। तो फ्यूजन एंथैल्पी इज नॉट डेफिनेट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, इनको आप चाकू से काटोगे ना तो स्मूथ सरफेस बनेगी। क्यों बनेगी बच्चों? क्योंकि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर। मान लो आपने यहां बीच में से काटा तो ऊपर वाला पार्टिकल जितना कटेगा उतना ये कटेगा, उतना ही ये कटेगा। तो सारे पार्टिकल बराबर बराबर कट रहे हैं तो जो सरफेस बनेगी वो स्मूथ बनेगी। ठीक है, तो ऑन कट विद नाइफ दीज गिव प्लेन एंड स्मूथ सरफेस। और इनसे कैसी सरफेस बनती है बच्चों? रफ सरफेस। कैसी बनती है बच्चों? रफ सरफेस। तो बच्चों ये कुछ एक अंतर हो गए क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड में। ठीक है, अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स पढ़ते हैं। तो बच्चों देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप का होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप का होता है, ध्यान से समझना। फर्स्ट है मोलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है बच्चों। सेकंड है आयनिक सॉलिड। थर्ड है मेटेलिक सॉलिड। और फोर्थ है नेटवर्क या फिर कोवैलेंट सॉलिड।
ठीक है बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 प्रकार का होता है। अब देखो सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करते हैं। तो बच्चों मॉलिक्यूलर सॉलिड को आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और थर्ड है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है बच्चों, तो देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो नॉन पोलर में नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा, पोलर में पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा, ध्यान से सुनना, और हाइड्रोजन बॉन्डेड में भी पोलर मॉलिक्यूल ही होता है। लेकिन इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन इन तीनों में से एक होगा, क्योंकि आपको पता है ना कि ये तीन ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। ठीक है बच्चों, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले नॉन पोलर की बात करते हैं। तो इसमें अट्रैक्शन होता है डिस्पर्सन फोर्स जो कि वीक होता है, या फिर लंदन फोर्स। एग्जाम्पल, तो जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना, जैसे मान लो H2 है, I2, Cl2, Br2, हाइड्रोकार्बन्स, ध्यान से समझना बच्चों, हाइड्रोकार्बन्स है ना, P4S8 एटसेट्रा। मतलब और भी आप अच्छे अच्छे लिख सकते हो जो कि एग्जाम में आते हैं, CO2, CCl4 एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। और ये इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखो इनमें से मोस्टली तो गैस से ही है, तो आपको यहां पर गैस नहीं सॉलिड मानना है कि इन पर प्रेशर बढ़ा करके और टेम्परेचर कम करके इनको सॉलिड बनाया गया है। ठीक है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है और इनकी नेचर सॉफ्ट, कैसी होती है बच्चों, सॉफ्ट। अब बच्चों बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की। तो इसमें पोलर मॉलिक्यूल होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। एग्जांपल बच्चों, तो इसके एग्जांपल की बात करें तो HCl हो जाएगा, HBr हो जाएगा, HI हो जाएगा, SO2 हो जाएगा एटसेट्रा। इनमें बच्चों अट्रैक्शन होता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। कैसा होता है बच्चों, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। और ये भी इलेक्ट्रिक क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। इनकी फिजिकल नेचर भी कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डेड की बात करें तो इनमें अट्रैक्शन, मतलब मॉलिक्यूल तो वो पोलर मॉलिक्यूल होगा, लेकिन उसमें ऑक्सीजन, फ्लोरीन या फिर नाइट्रोजन होगा। तो इनमें अट्रैक्शन इंटरमोलिक्यूलर, क्या बच्चों, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इनके अंदर। एग्जाम्पल H2O है, HF है, NH3 है, एल्कोहल है। ठीक है बच्चों, आगे बात समझिए। और ये भी इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होते हैं और इनकी फिजिकल नेचर भी क्या होती है बच्चों, सॉफ्ट होती है। इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लेकिन इन दोनों से ज्यादा होता है। इसका पोलर का मेल्टिंग पॉइंट बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट इसका भी वेरी लो होता है, लेकिन इनसे ज्यादा होता है, क्योंकि डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन डिस्पर्सन फोर्स से ज्यादा होता है। आगे बच्चों बात समझ में। तो ये हो गए मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं आयनिक सॉलिड की। तो बच्चों आयनिक सॉलिड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या है, आयन है। क्या है बच्चों, आयन है। अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर जिसे आप कूलाम फोर्स बोलते हैं ना, कूलाम फोर्स। क्यों, क्योंकि बच्चों देखो आयनिक सॉलिड का एग्जांपल NaCl है, जो कि ब्रेक होता है Na प्लस और Cl माइनस, तो दोनों चार्ज है, तो चार्ज के बीच तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लगता है ना। ठीक है बच्चों, अब देखो एग्जांपल, इसका एग्जांपल ध्यान रखना। देखो अगर मेटल अकेली है तो मेटेलिक सॉलिड, और मेटल किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ी हुई है तो वो आयनिक सॉलिड होगा। जैसे सोडियम अकेला है तो मेटेलिक
साथ में Cl है तो वो आयनिक हो गया। ठीक है, सोडियम अकेला है तो मेटेलिक, और साथ में SO4 लगा हुआ है तो वो आयनिक हो गया। तो बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हो ना बच्चों कि अगर मेटल अकेली है तो मेटेलिक, और किसी के साथ ऐड है तो वो आयनिक सॉलिड होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखो, इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखो बच्चों। आयनिक सॉलिड सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होता है। ठीक है बच्चों, यह सॉलिड स्टेट में क्या होता है? इंसुलेटर। क्यों? ड्यू टू अब्सेंस ऑफ फ्री आयन। सॉलिड स्टेट में आयन फ्री नहीं होते, लेकिन जैसे ही आप आयनिक सॉलिड को पानी में डालोगे या फिर उसे मेल्ट करोगे ना, तो आयन फ्री हो जाएंगे। इसलिए एक्वस स्टेट और मोल्टन स्टेट में आयनिक सॉलिड क्या होता है बच्चों? कंडक्टर होता है। ठीक है बच्चों, तो इन एक्वस एंड मोल्टन स्टेट यह क्या होता है बच्चों? कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है। आई कि नहीं बच्चों बात समझ में? अब देखो नेक्स्ट है मेटेलिक सॉलिड। तो मेटेलिक सॉलिड का पार्टिकल्स है मेटल आयन। देखो मेटल की नेचर होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर सकता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। तो मेटल के पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, इसलिए मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। तो बच्चों इसका पार्टिकल क्या हुआ? मेटल आयन सराउंडेड बाई, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ना, सराउंडेड बाई इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें अट्रैक्शन होता है मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है बच्चों, और एग्जाम्पल तो मेटल्स खूब सारी जानते होंगे आप, सोडियम है, आयरन है, कॉपर है, बहुत सारी है, एटसेट्रा। इसकी प्रॉपर्टी देखो, मैलिएबल होता है। ये मैलिएबल का मतलब अघात वर्धनीय, चोट मारने पर बढ़ने वाला। तो आपको पता है लोहार वगैरह लोहे को बढ़ा सकते हैं ना, है ना। सबसे ज्यादा मैलिएबल गोल्ड होता है, गोल्ड को खूब सारा बढ़ा सकते हैं। और डक्टाइल होता है बच्चों, डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब तन्ने, तार वगैरह बना सकते हो आप मेटल से, है ना। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट इसका वेरी हाई। ठीक है बच्चों, और ध्यान रखना आयनिक सॉलिड का भी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। और बच्चों इसकी नेचर कैसी होती है? यह रिजिड और ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब भंगुर या दानेदार। रिजिड क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। और ब्रिटल क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है, और आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है। ठीक है बच्चों, तो मेटेलिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वेरी हाई होता है। यह इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टर, मेटल में इलेक्ट्रिसिटी चलती है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स के कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है। फिजिकल नेचर, यह बहुत हार्ड, मैलिएबल, डक्टाइल, ये बताई दिया आपको। तो ये मेटेलिक सॉलिड हो गया। अब बच्चों देखो सबसे इंपॉर्टेंट है नेटवर्क या फिर कोवैलेंट सॉलिड। तो बच्चों देखो नेटवर्क या फिर कोवैलेंट सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल होता है एटम। इसके बारे में बहुत पूछा जाता है कि इसका कांस्टेंट पार्टिकल क्या है? एटम है। और इसमें अट्रैक्शन क्या होता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल कोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक है बच्चों, इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है। क्या होता है बच्चों? बहुत ज्यादा होता है। एग्जाम्पल डायमंड, ग्रेफाइट। तो बच्चों ग्रेफाइट तो इसका एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बनता है। सिलिकन, सिलिकन कार्बाइड, क्वार्ट्ज, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, गैलियम नाइट्राइड, एटसेट्रा। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है बच्चों, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वेरी हाई। नेचर ये वेरी हार्ड होते हैं। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा
हार्ड होते हैं। अब बच्चों ग्रेफाइट इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है और डायमंड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है। क्यों? यह क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो बच्चों ध्यान रखना कि डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा रहता है। एक कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा रहता है? 4 कार्बन के साथ। और डायमंड में ग्रेफाइट sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो टेट्राहेड्रली अरेंज रहेंगे। ठीक है बच्चों। और कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। 4 के 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब डायमंड क्या है? इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है। जबकि बच्चों ध्यान रखना ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, 3 कार्बन और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब प्लेनर ज्योमेट्री होती है ग्रेफाइट की। कैसी होती है? ग्रेफाइट की प्लेनर ज्योमेट्री, यानी ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होती है ना वो लेयर टाइप होती है। कैसी होती है? लेयर टाइप। और लेयर एक दूसरे पर फ्लो हो सकती है, इसलिए ग्रेफाइट का यूज एज ए लुब्रिकेंट किया जाता है। ठीक है बच्चों। अब देखो यहां पर बात करते हैं कि ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा रहता है और कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, तो चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया ना, तो वो ग्रेफाइट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो समझ गए कि क्यों ग्रेफाइट इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है। ठीक है बच्चों। अब देखो सॉलिड के टाइप हो गए, अब हम क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों ध्यान से समझना। तो बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो क्रिस्टल लैटिस का मतलब बच्चों पार्टिकल्स का, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। क्योंकि पार्टिकल्स से तो सॉलिड बनेगा ना, पार्टिकल 3D में अरेंज होंगे, क्योंकि सॉलिड मतलब कोई भी सब्सटेंस हो वो 3 डायमेंशनल होता है, तो पार्टिकल्स 3D में अरेंज होंगे तब जाकर के सॉलिड बनेगा ना। तो क्रिस्टल लैटिस का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। और बच्चों ध्यान रखना पार्टिकल्स किन में रहते हैं? यूनिट सेल में रहते हैं। और ध्यान रखना यूनिट सेल इमेजिनरी है। क्या होती है? इमेजिनरी होती है। पार्टिकल्स किस में रहते हैं? यूनिट सेल में रहते हैं। तो एक्चुअल में किसकी रिपीटेशन होगी 3 डायमेंशन में? यूनिट सेल की। कि क्रिस्टल लैटिस का छोटे से छोटा पार्ट जिसकी 3 डायमेंशनल रिपीटेशन से एंटायर क्रिस्टल बनता है उसे यूनिट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? यूनिट सेल कहते हैं। तो बच्चों ध्यान से समझना, देखो पार्टिकल्स 3D में एक दूसरे से जुड़ेंगे ना तो क्या बनेगा? क्रिस्टल लैटिस। आगे बात समझ में? पार्टिकल 3D में एक दूसरे से जुड़ेंगे, क्रिस्टल लैटिस। लेकिन ये पार्टिकल रहते किसके अंदर है? यूनिट सेल में रहते हैं। इसका मतलब यूनिट सेल आपस में जुड़ेगी ना। आगे बात समझ में? देखो पार्टिकल आपस में जुड़ेंगे, क्रिस्टल लैटिस बनेगा। अब ये पार्टिकल रहते किस में है? यूनिट सेल में। तो कहने का मतलब आपस में कौन जुड़ेगी? यूनिट सेल। तो आप यूनिट सेल को ऐसे बोल सकते हो कि लैटिस का छोटे से छोटा पार्ट जिसकी 3D में रिपीटेशन से एंटायर क्रिस्टल बनता है उसे बच्चों क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। अब बच्चों देखो क्रिस्टल लैटिस के कुछ कैरेक्टर्स है, तो वो तो आपको पढ़ने ही है, यहां पर नहीं कर सकते वरना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखो कि लैटिस का हर एक पॉइंट एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इन पॉइंट्स को आपस में मिलाने पर एंटायर क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो कुछ कैरेक्टर्स है क्रिस्टल लैटिस के, तो आप नोट से पढ़ लेना, एकदम सिंपल है। आगे बच्चों बात समझ में। अब बात करते हैं यूनिट सेल की। तो बच्चों यूनिट सेल का मतलब कि लैटिस का छोटे से छोटा पार्ट जिनकी 3D में रिपीटेशन से एंटायर लैटिस बनता है उसे यूनिट सेल कहते हैं। और बच्चों यूनिट सेल ध्यान से समझना, यूनिट सेल 2 टाइप की होती है। एक तो प्रिमिटिव, कैसी बच्चों? प्रिमिटिव। और दूसरी होती है सेंटर्ड। ठीक है, प्रिमिटिव या फिर इसे सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं। ठीक है ना। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होती है जिनमें पार्टिकल्स केवल कॉर्नर पर होते हैं। कहां होते हैं बच्चों? केवल कॉर्नर पर। तो ध्यान रखना यूनिट सेल को आपको एक क्यूब मानना है। ठीक है ना। तो देखो, तो ये अपना क्यूब हो गया।
ध्यान से समझना बच्चों, ये अपना क्यूब हो गया ना। तो पार्टिकल्स केवल कहां होंगे? कॉर्नर पर होंगे। तो क्यूब के कॉर्नर कितने होते हैं बच्चों? टोटल 8 होते हैं। तो ये समझ लो, देखो कॉर्नर 8, एज टोटल कितने? देखो एज देखो, ये 4 तो ऊपर वाले और ये 4 ही नीचे वाले और ये 4 ये, तो ध्यान ना, एज टोटल 12 होंगे, कॉर्नर टोटल 8 होंगी और फेस टोटल 6 होंगे। फेस कितने होंगे? 6 होंगे। आगे ना बात समझ में? तो देखो ऊपर वाले 4 कॉर्नर और नीचे वाले 4 कॉर्नर, तो कॉर्नर तो 8 ही होते हैं, समझ में आ गया ना। एज देखो, तो ऊपर वाले बच्चों देखो 4 एज, ऐसे 4 एज, नीचे वाले 8 हो गए ना। अब देखो 1 2 3 4, तो 4 ये ऊपर वाले, देखो ये 1 2 3 4, तो टोटल 12 एज हुए। 6 फेस होते हैं। फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होती है जिनमें पार्टिकल्स केवल यूनिट सेल के कॉर्नर पर होते हैं। तो बताओ टोटल पार्टिकल कितने हुए? तो आप कहोगे कि सर 8 पार्टिकल हुए। तो बच्चों 8 पार्टिकल नहीं होते, ध्यान रखना, कॉर्नर पर जो पार्टिकल्स होता है ना वो टोटल 8 यूनिट सेल में डिवाइड होता है। कितनी में डिवाइड होता है? 8 यूनिट सेल में। ठीक है, तो 1 यूनिट सेल के हिस्से में 1 पार्टिकल का कितना पार्ट आएगा? 1/8 पार्ट, क्योंकि जो कॉर्नर पर पार्टिकल होता है वो टोटल 8 यूनिट सेल में डिवाइड होता है। तो 1 यूनिट सेल के हिस्से में कितना आएगा? 1 पार्टिकल का 1/8। ऐसे पार्टिकल कितने हैं? टोटल 8 है ना। तो बच्चों टोटल सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल में पार्टिकल कितने होते हैं? 1 होता है। आगे बच्चों बात समझ में। अब देखो सेंटर्ड यूनिट सेल वो होते हैं जिनमें पार्टिकल कॉर्नर पर तो होते ही होते हैं, उनके अलावा और कहीं पर भी होते हैं, उसे सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। बच्चों सेंटर्ड यूनिट सेल 3 टाइप की होती है, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड, एफसीसी फेस सेंटर्ड, ईसीसी एंड सेंटर्ड। बीसीसी यूनिट सेल का मतलब पार्टिकल कॉर्नर के अलावा एक पार्टिकल बीचों बीच होगा। तो टोटल पार्टिकल कितने हुए? आपको पता है कॉर्नर पर मिलाकर के 1, और जो बीच में पार्टिकल होगा वो पूरा का पूरा होगा। तो बीसीसी में पार्टिकल होते हैं 2। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों अपनी आती है एफसीसी। एफसीसी में पार्टिकल्स कॉर्नर पर तो होते ही होते हैं, सभी फेस के बीचों बीच एक पार्टिकल होता है। तो फेस टोटल कितनी होती है? 6। और ध्यान रखना बच्चों, जो फेस पर पार्टिकल होता है ना वो टोटल 2 यूनिट सेल में डिवाइड होता है। कितनी में? 2 में डिवाइड होता है। तो 1 यूनिट सेल के हिस्से में कितना आएगा? 1/2। ठीक है ना। तो फेस सेंटर्ड में देखो कि पार्टिकल कॉर्नर पर तो होते ही होते हैं, प्रत्येक फेस के बीचों बीच एक पार्टिकल होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो कॉर्नर पर 1 पार्टिकल और प्रत्येक फेस के बीचों बीच, तो आपको पता है कि फेस पर जो पार्टिकल आएगा वो 2 यूनिट सेल में डिवाइड होगा, तो एक के हिस्से में आएगा 1/2 और टोटल फेस कितनी होती है? 6। तो टोटल एफसीसी में पार्टिकल कितने हुए? 4 हुए। इस सीसी में पार्टिकल्स देखो ध्यान रखना, इस सीसी में पार्टिकल्स कॉर्नर पर तो होते ही होते हैं, 2 ऑपोजिट फेस में होते हैं। तो कॉर्नर पर तो पार्टिकल है ही है, तो एक तो ऊपर वाली फेस पर पार्टिकल मान लो, एक नीचे वाली फेस पर पार्टिकल मान लो। देखो तो टोटल पार्टिकल कितने हुए बच्चों? एक तो कॉर्नर पर, और आपको पता है कि फेस पर जो पार्टिकल होता है वो 2 यूनिट सेल में डिवाइड होता है। कितनी यूनिट सेल में? 2 यूनिट सेल में। तो टोटल कितने पार्टिकल्स हैं? कितनी फेस पर है? 2 फेस पर है ना। तो टोटल पार्टिकल कितने हुए? इस सीसी में 2 होते हैं। तो बच्चों ये यूनिट सेल के टाइप हो गए। आई कि नहीं आई बात समझ में आ गई ना। तो बच्चों ये यूनिट सेल्स 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम बनाती है, तो वो हम याद करने की ट्रिक पढ़ते हैं। तो उनसे पहले हमें यूनिट सेल के पैरामीटर पढ़ने पड़ेंगे। पैरामीटर का मतलब कि जो यूनिट सेल को कैरेक्टराइज कर दे, यूनिट सेल के बारे में बता दे, उन्हें हम पैरामीटर कहते हैं। जैसे आदमी कहीं पर गुम हो जाए तो उसका पैरामीटर क्या होता है? उसका रंग, उसकी हाइट, है ना। उसके आधार पर उसको पहचाना जा सकता है ना कि उसका रंग गोरा है, काला है, गेहुआ है, उसकी हाइट इतनी है, तभी तो पहचाना जा सकता है ना। तो पैरामीटर का मतलब वे जो किसी सिस्टम को डिफाइन कर दे उन्हें पैरामीटर कहते हैं।
तो बच्चों यूनिट सेल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तीन तो एंगल होंगे, इंटरफेशियल एंगल अल्फा बीटा गामा, और तीन होंगे एज ए बी और सी। तो टोटल 6 पैरामीटर होते हैं बच्चों। टोटल कितने पैरामीटर होते हैं? 6 पैरामीटर होते हैं। तो बच्चों ये देखो यूनिट सेल, ध्यान से समझते रहना बच्चों। ये देखो यूनिट सेल, ठीक है ना। तो देखो, ठीक है, तो ये तो मान लो एज ए है, ये बी है और ये सी है, यानी कि 3 एज हो गई, ए बी और सी, 3 एंगल अल्फा बीटा और गामा। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, अल्फा किसके बीच में आएगा? अल्फा का मतलब ए से है ना, तो ये बीच में आएगा बी और सी के बीच में। किसके बीच में आएगा बच्चों? बी और सी के। बीटा का मतलब बी है ना, तो ये किसके बीच में आएगा? ए और सी के बीच में, यानी कि बीटा किसके बीच में आएगा? ए और सी के बीच में। गामा का मतलब सी है ना, तो गामा किसके बीच में आएगा? ए और बी के बीच में। तो बच्चों ए और बी के बीच में एंगल गामा, बी और सी के बीच में एंगल अल्फा, ए और सी के बीच में एंगल बीटा। तो ये ध्यान रखना, चाहे आप ए बी सी किसी को भी दो, लेकिन याद रखना कि ए और बी के बीच में गामा, बी और सी के बीच में अल्फा और ए और सी के बीच में बीटा एंगल आएगा। तो ये टोटल 6 कैरेक्टर्स पैरामीटर्स है जो यूनिट सेल को डिफाइन करेंगे। तो बच्चों इनको याद रखने की बस ट्रिक समझ लो, ठीक है ना। तो देखो टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से हैं, तो वो आपको देखने हैं। तो देखो टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम याद रखने के लिए आपको एक वर्ड याद रखना पड़ेगा, और वो है सी टोर HMT। ये याद रख लो, सी टोर HMT। तो ये तो अपना है क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम, यहां पर इंटरफेशियल मतलब एजेज हो जाएंगी, और यहां पर इंटरफेशियल एंगल हो जाएंगे, और यहां पर पॉसिबल वेरिएशन हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सी का मतलब क्यूबिक, टी का मतलब टेट्रागोनल, ओ का मतलब ऑर्थोरोम्बिक, आर का मतलब रोम्बोहेड्रल, एच का मतलब हेक्सागोनल, एम का मतलब मोनोक्लिनिक, टी का मतलब ट्राइक्लिनिक। क्यूबिक में तीनों एज बराबर, पहले तो तीनों बराबर कर दो, उसके बाद एक एक अनइक्वल कर दो कि ए और बी तो इक्वल है लेकिन सी इक्वल नहीं है, उसके बाद दोनों कि कोई भी इक्वल नहीं है। तो सिंपली तो है, पहले तीनों इक्वल, उसके बाद सी इक्वल नहीं है, उसके बाद ये नहीं है। ऐसा कैसा रिपीट कर दो कि ए इक्वल बी इक्वल सी, ए इक्वल बी नॉट इक्वल सी, ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी। तो सिंपल तो है, पहले तीनों इक्वल, उसके बाद एक एक ऐसे कर दो। ठीक है, ऐसा कैसा रिपीट कर दो। और नीचे वाला तो सबसे अनसिमेट्रिक होता है, इसमें कुछ भी बच्चों इक्वल नहीं होता है। एंगल सिंपल है, पहले तो तीनों ना 90 डिग्री के कर दो, अल्फा इज इक्वल टू बीटा गामा 90 डिग्री, 3 तक तो ऐसा ऐसा कर दो, अल्फा इज इक्वल बीटा इज इक्वल गामा और 90 डिग्री। चौथे में थोड़ा सा चेंज करो कि अल्फा बीटा गामा आपस में तो बराबर है लेकिन 90 डिग्री के नहीं है। सिंपल है, 3 तक तो ऐसा कैसा कर दो बच्चों। चौथे में थोड़ा सा चेंज करो कि ये तीनों आपस में तो इक्वल है लेकिन 90 के इक्वल नहीं है। और हेक्सागोनल तो बच्चों सबसे ज्यादा मोस्ट है, इसमें ध्यान रखना कि अल्फा और बीटा तो 90 का होता है और गामा 120 का होता है। उसके बाद आप नीचे वाला देखो कि नीचे वाला सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिक है, इसमें कुछ भी इक्वल नहीं होता है। तो अल्फा बीटा और गामा ना ही तो आपस में इक्वल है और ना ही 90 डिग्री के है। तो बच्चों ये तो अपने आप याद हो जाएगा, इसमें तो कुछ भी इक्वल नहीं है। उसके बाद 5 तो ये याद हो गए, ये अपने आप याद हो गया। बच्चा ये तो ये सिंपल सा है कि अल्फा और गामा तो 90 डिग्री का है लेकिन बीटा 90 का नहीं है। तो अगर देखा जाए तो आपको केवल इसमें ये अलग से याद रखने की जरूरत है, और तो मैंने सभी की ट्रिक बता दी। पॉसिबल वेरिएशन देखो 3 2 4 1 1 2 1, तो टोटल काउंट करो
3 2 5 4 9 10 11 12 13 14। तो टोटल वेरिएशन कितने हैं? 14 टाइप के। टोटल लेटिस कितने बनेंगे? 14 टाइप के। और जिन सब को मिलाकर के बच्चों हम ब्रेवे लेटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रेवे लेटिस बोलते हैं। तो यहां पर देखो 3 वेरिएशंस है, तो इसमें देखो प्रिमिटिव यूनिट सेल होगी, बीसीसी होगी, एफसीसी होगी। इसमें बच्चों प्रिमिटिव होगी, बीसीसी होगी। इसमें प्रिमिटिव, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी। इसमें प्रिमिटिव और ईसीसी होगी, ध्यान रखना। और इसमें प्रिमिटिव। तो ये तो वैसे याद रखने की जरूरत तो है नहीं, याद कर लेना, लेकिन ट्रिक समझ गए ना पूरे की। अब देखो नेक्स्ट। तो बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। बच्चों क्लोज पैकिंग का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का ऐसा अरेंजमेंट कि उनके बीच वैकेंट स्पेस कम से कम रहे। इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम क्लोज पैकिंग बोलते हैं। तो बच्चों क्लोज पैकिंग हमें 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में करनी है। बच्चों 1 डायमेंशन से पार्टिकल्स की एक रो बनेगी, 2 डायमेंशन से पार्टिकल्स की एक लेयर बनेगी और 3 डायमेंशन से पूरा का पूरा क्रिस्टल बन जाएगा। तो सबसे पहले 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग, ठीक है, 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग पढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों ध्यान से समझना। तो देखो ये पार्टिकल्स है, तो पार्टिकल्स को स्फीयर मानना है, ठीक है बच्चों। तो देखो ये 1 डायमेंशन हुई ना, इसमें एक पार्टिकल कितने पार्टिकल को टच कर रहा है? ये पार्टिकल कितने पार्टिकल को टच कर रहा है? एक तो इसको कर रहा है और एक इसको कर रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 2। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब पार्टिकल कितने पार्टिकल को टच कर रहा है, उसे कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। तो बच्चों 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 2 होता है। तो ये पूरी की पूरी रो बन गई ना। अब बच्चों हम पढ़ते हैं 2 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग। तो ध्यान से समझना, 2 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग। तो बच्चों 2 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग होती है 2 टाइप की। एक तो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है बच्चों। तो पहले इसे पढ़ लेते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मतलब यह होता है बच्चों कि एक रो के स्फीयर के जस्ट नीचे दूसरी रो के स्फीयर के जस्ट नीचे तीसरी रो के स्फीयर एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहता है। समझ गए ना कि एक रो के स्फीयर के जस्ट नीचे दूसरी रो के, दूसरी के जस्ट नीचे तीसरी रो के स्फीयर। सिंपल है, ठीक है बच्चों। तो देखो पूरी की पूरी लेयर बन गई ना पार्टिकल्स की। इसमें अगर हम एक पार्टिकल देखिए तो यह कितने को टच कर रहा है? तो देखो यह पार्टिकल इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको कर रहा है और इसको कर रहा है। इनके सेंटर को हम मिलाए तो स्क्वायर बनेगा। इसलिए बच्चों इस पैकिंग को स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ बच्चों? एक पार्टिकल 4 को टच कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। आगे बच्चों बात समझ में। अब बच्चों नेक्स्ट है अपनी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। नेक्स्ट है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि एक रो के स्फीयर, ध्यान से समझना बच्चों, एक रो के स्फीयर की डिप्रेशन में, डिप्रेशन का मतलब देखो ये बीच में आपको वैकेंट स्पेस दिखाई दे रहा है ना, एक रो के जो स्फीयर है उनकी डिप्रेशन में सेकंड रो के स्फीयर, देखो ये यहां पे टच करेगा ना, सेकंड रो के स्फीयर और सेकंड रो के डिप्रेशन में थर्ड रो के स्फीयर एंड सो ऑन, ऐसा आगे, ठीक है ना। तो इनको आप आगे भी बढ़ा सकते हो, ऐसे देखो, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है बच्चों। तो डायग्राम आप देख करके बना लेना। तो इसे हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। तो बच्चों इसमें अगर हम एक स्फीयर देखें तो यह कितने को टच करता है? तो ये स्फीयर देखें तो ये इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको कर रहा है और इसको कर रहा है। तो टोटल 6 टच हो रहे हैं ना। इसे हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ बच्चों? 6 हुआ, ठीक है बच्चों। तो ये 2 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग हो गई। अब बच्चों हम पढ़ते हैं 3 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग।
तो बच्चों थ्री डायमेंशन में क्लोज पैकिंग जो टू डायमेंशनल लेयर बनी है ना, इन लेयर को एक दूसरे के आगे या पीछे रखेंगे बच्चों, ठीक है, तो 3D अरेंजमेंट बन जाएगा। तो ये भी दो टाइप की होती है, फर्स्ट है बाई टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर, ठीक है बच्चों। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर है ना, वो एक दूसरे के आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे रखनी है, ताकि जो अरेंजमेंट है वो 3 डायमेंशनल हो जाए। तो बच्चों टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर यही तो होती है। देखो इसमें क्या होता है कि एक रो के स्फीयर के जस्ट नीचे दूसरी रो के स्फीयर, और दूसरी रो के स्फीयर के जस्ट नीचे तीसरी रो के स्फीयर। तो ये तो 2D में स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर है। अब इसके आगे या पीछे लगानी है, तो बच्चों ये बोर्ड तो अपना 2D में है, कैसे लगाएंगे? तो देखो ऐसे हम लगा सकते हैं, शो कर सकते हैं। देखो कि ये वाली जो लेयर है ना बच्चों, ये वाली लेयर वो जस्ट इस आगे वाली लेयर के पीछे वाली लेयर हो गई ना, ठीक है बच्चों। ऐसे ही मान लो ये वाली जो लेयर है ना, वो इस लेयर के पीछे है, ये कहने का मतलब ये थर्ड लेयर है बच्चों। तो ऐसे लग रहा है ना। तो बच्चों डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट केवल कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो वो तो मैं ऐसे ही समझा दूंगा। बच्चों मान लो कि ये स्फीयर है, ये अपनी लेयर में कितने को टच कर रहा है, 4 को टच कर रहा है ना। इसके पीछे जो लेयर आएगी तो उस लेयर का वो पार्टिकल जो इसके पीछे आएगा ये उसको टच करेगा, तो टोटल टच कितने हो गए, 5 हो गए। इसके आगे जो लेयर आएगी तो इस पार्टिकल के जस्ट आगे वाला पार्टिकल होगा ना, ये उसको टच करेगा। तो बच्चों टोटल टच कितने हुए, 6 हुए ना, कि 4 तो अपनी लेयर में, एक पीछे वाली लेयर का और एक आगे वाली लेयर का। बस कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखने, और कुछ नहीं है बच्चों, डायग्राम कभी नहीं पूछे जाते, ठीक है ना बच्चों। अब देखो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में अब सेकंड है, हमने स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर को तो एक दूसरे के ऊपर नीचे रख दिया। अब हम हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो सेकंड है बाई 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। तो बच्चों अब हमें 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर को एक दूसरे के ऊपर नीचे या फिर आगे पीछे रखना है। तो बच्चों जैसे ही हम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर को रखेंगे ना, तब 2 प्रकार की वॉइड बनेगी, एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो बच्चों ये वॉइड कैसे बनती है ध्यान से समझना। तो बच्चों देखो पहले 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि फर्स्ट रो के स्फीयर की डिप्रेशन में सेकंड रो के स्फीयर आते हैं, और सेकंड रो के स्फीयर की डिप्रेशन में थर्ड रो के आते हैं। तो इतनी सी आपको लेयर बनानी है, इतने से काम चल जाएगा। देखो फर्स्ट रो का ये डिप्रेशन, उसमें सेकंड रो का स्फीयर आ गया ना, ठीक है बच्चों। अब देखो ये आपको बीच में ट्राइएंगल दिख रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं ट्राइएंगुलर वॉइड। ये वैकेंट स्पेस है ना, ट्राइएंगुलर वॉइड, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ट्राइएंगुलर वॉइड। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो जैसे ही हम सेकंड लेयर इसके ऊपर रखेंगे, ध्यान से समझना, सेकंड लेयर इसके ऊपर रखेंगे ना, तो 2 प्रकार की पॉसिबिलिटीज बनेगी। कितने प्रकार की पॉसिबिलिटीज बनेगी बच्चों, 2 प्रकार की। एक तो ये बनेगी, हो सकता है कि उस सेकंड लेयर का स्फीयर इसके ऊपर आ जाए, उस सेकंड लेयर का क्या आ जाए बच्चों, स्फीयर इसके ऊपर आ जाए। तो अगर ऐसा होगा तो जो वॉइड बनेगी बच्चों उसे हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। तो टेट्राहेड्रल वॉइड समझ गए ना, कि जब एक हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर की ट्राइएंगुलर वॉइड पर सेकंड हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर का स्फीयर आ जाए तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है, ठीक है बच्चों। तो टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, कितने स्फीयर से बनी है, तो 3 तो पीछे वाली लेयर के और 1 ये ऊपर वाली लेयर का, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। बच्चों इनकी संख्या, इनके नंबर, तो इनके नंबर होते हैं
2n, n का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जितने पार्टिकल्स होते हैं ना उनसे ये डबल बनती है। आगे बच्चों बात समझ में। इनकी रेडियस, तो रेडियस होती है 0.225r। ठीक है बच्चों, 0.225r। यहां पर r क्या है, स्फीयर की रेडियस है। तो आपको स्फीयर की रेडियस दे दे तो आप वॉइड की रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हो ना बच्चों। आगे बात समझ में। तो टेट्राहेड्रल वॉइड समझ गए ना कि एक हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर की ट्राइएंगुलर वॉइड पर दूसरी हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर का स्फीयर आ जाए तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है। अब बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनती है, ध्यान से समझना। तो बच्चों एक तो ये 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर है, ठीक है, और एक ये दूसरी 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर है। ये तो देखो फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है बच्चों। तो इसकी तो ट्राइएंगुलर वॉइड ये है और इसकी ट्राइएंगुलर वॉइड ये है ना। जब एक लेयर की ट्राइएंगुलर वॉइड पर दूसरी लेयर की ट्राइएंगुलर वॉइड आ जाए तो बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है। अब इसको उठा करके ऐसे रखो तो ये वाला स्फीयर तो ये रहा बच्चों, ये वाला स्फीयर ये रहा बच्चों, और ऊपर वाला स्फीयर ये रहा बच्चों। तो हुआ क्या कि एक लेयर की ट्राइएंगुलर वॉइड पर दूसरे लेयर की भी क्या आ गई बच्चों, ट्राइएंगुलर वॉइड आ गई। तो अब जो वॉइड बनी है ना उसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यह कितने स्फीयर से मिलकर के बनी है, 6 से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बच्चों, 6, क्योंकि 3 तो पीछे वाली लेयर के स्फीयर और 3 ऊपर वाली लेयर के स्फीयर 6 हो गए ना। और इनका नंबर ये कितनी बनती है, n बनती है, यानी कि जितने पार्टिकल्स उतनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है। और इनकी रेडियस होती है 0.414r। यहाँ पर r है स्फीयर की रेडियस, ठीक है बच्चों। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनती है आगे समझ में। अब हमें इनको कवर करना है। क्या करना है, कवर करना है। आ गई ना बच्चों बात समझ में। क्या करना है, हमें कवर करना है। तो पहले टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं, तो तब जाकर के पूरी पैकिंग बनेगी। तो कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है ना बच्चों। तो देखो टेट्राहेड्रल वॉइड यही तो है कि ये एक लेयर की ट्राइएंगुलर वॉइड है, इस पर दूसरी लेयर का क्या आ गया बच्चों, स्फीयर आ गया, तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनी है। अब बच्चों ये आगे से तो कवर है लेकिन पीछे से खुली हुई है ना। देखो ऊपर से तो इस स्फीयर ने कवर कर लिया लेकिन पीछे से ये खुली है ना। अगर मैं ऐसा का ऐसा स्फीयर, ध्यान से सुनना, अगर मैं ऐसा का ऐसा स्फीयर पीछे लगा दूं तो ये वॉइड कवर होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी ना बच्चों। तो बच्चों देखो ध्यान से समझना कि ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड अंदर बनी है ये ऊपर से तो कवर है लेकिन पीछे से खुली है। अगर मैं ऐसा का ऐसा स्फीयर ऐसे पीछे लगा दूं तो वॉइड कवर हो गई। अब पीछे वाली लेयर और ये आगे वाली लेयर सेम ही तो है, क्योंकि पीछे वाली लेयर का स्फीयर और ये आगे वाली लेयर का स्फीयर दोनों एक दूसरे के सामने है। तो पीछे वाली लेयर और ये आगे वाली लेयर सेम है कि नहीं है बच्चों, सेम है ना। तो मैं पीछे वाली लेयर को ए बोलूंगा तो इस आगे वाली को भी तो ए ही तो बोलूंगा। ये बीच वाली लेयर अलग है तो इसको मैं बोल दूंगा ए बी। तो बच्चों इसमें फर्स्ट और थर्ड लेयर सेम होती है, तो ये अरेंजमेंट होता है ए बी टाइप का अरेंजमेंट। देखो फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट थर्ड, तो इसमें फर्स्ट और थर्ड लेयर सेम होती है, तो इसे हम ए बी टाइप का अरेंजमेंट बोलते हैं। और इस अरेंजमेंट को हम HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों कितना होता है, 12 होता है। क्यों होता है बच्चों, जैसे ये लेयर कौन सी है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर, उसमें एक लेयर 6 पार्टिकल को टच करता है। कितने को टच करता है, 6 को टच करता है। तो ये जो स्फीयर है बच्चों ये अपनी लेयर में कितने पार्टिकल को टच कर रहा है, 6 को कर रहा है ना। पीछे वाली लेयर के कितने पार्टिकल को टच कर रहा है, 3 को। तो 6 + 3 कितने हो गए, 9 हो गए ना। अब बच्चों आपको पता है ना कि इसमें फर्स्ट और थर्ड सेम होगी, यानी कि अगर मैं इसको फर्स्ट मानूं, इसको फर्स्ट मानूं तो थर्ड इसके ऊपर आएगी ना। देखो ये वाली लेयर फर्स्ट, ये वाली सेकंड, थर्ड इसके ऊपर आएगी, तो थर्ड वाली सेम इसके जैसी तो होगी।
यानी कि यह जो पार्टिकल है अगर पीछे वाली को 3 को टच कर रहा है तो ऊपर वाली को भी 3 को टच करेगा ना, और अपनी खुद की लेयर में तो कर रहा है 6 को टच, पीछे वाली को 3 को टच, आगे वाली को भी 3 को टच करेगा। टोटल टच कितने हो गए? 12 हो गए बच्चों। कितने हो गए? 12। तो टेट्राहेड्रल को कवर करना आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना। अब देखो नेक्स्ट, कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड यही तो थी, देखो कि ये एक की ट्राइंगुलर वॉइड, ये दूसरे की ट्राइंगुलर वॉइड, ठीक है। अब इसको मैंने इसके ऊपर रखा, तो बच्चों ध्यान से समझना, देखो इसको ऊपर रखा तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गई ना। अब बच्चों ध्यान से समझना कि ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐसी वॉइड है जो आगे से भी ओपन है और पीछे से भी ओपन है, ठीक है। आगे ना समझो, देखो यहां पर हमारे पास दो लेयर है ना, एक लेयर की ट्रायंगुलर वॉइड पर दूसरी लेयर की ट्रायंगुलर वॉइड हमने रख दी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गई। ये वॉइड पीछे से भी खुली, आगे से भी खुली, जैसे कि टेट्राहेड्रल वॉइड आगे से बंद थी, पीछे से खुली थी, हमने पीछे एक स्पेयर लगा दिया। अब ये आगे से भी खुली, पीछे से भी खुली। तो अब क्या करेंगे बच्चों, दो लेयर तो हो गई, मैंने तीसरी लेयर का स्पेयर यहां पर रख दिया, तो ये आगे से तो बंद हो गई, हुई कि नहीं हुई बच्चों? हो गई ना। अब ऐसा का ऐसा स्पेयर मैं पीछे रख दूंगा तो ये कवर हो जाएगी ना। अब हम पढ़ रहे कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है ना बच्चों। तो ऐसा का ऐसा स्पेयर मैं पीछे लगा दूं तो ये पीछे से भी बंद हो जाएगी। अगर मैं पीछे वाली को ए कहूं तो ये आगे वाली भी क्या होगी? ए होगी, क्योंकि दोनों के स्पेयर आमने सामने है ना। देखो मैंने ये स्पेयर रखा, आगे से ऑक्टाहेड्रल वॉइड बंद, और ऐसा का ऐसा पीछे रखा, पीछे से। तो अगर मैं पीछे वाली को ए कहूंगा तो इस आगे वाली को भी तो ए कहूंगा, और बीच में आपको पता है दो लेयर है, अलग अलग है, तो बीच वाली बी सी। तो बच्चों इसमें फर्स्ट और फोर्थ, तो बच्चों फर्स्ट और फोर्थ लेयर सेम होती है। देखो इसके लिए फोर्थ ये है, इसके लिए फोर्थ ये है, इसके लिए फोर्थ ये है। तो इस अरेंजमेंट को बच्चों एबीसी अरेंजमेंट बोलते हैं। आ गई ना समझ में? क्योंकि देखो बीच में तो दो लेयर है ही है, ऊपर ये स्पेयर रख दिया, पीछे रख दिया, तो टोटल 4 लेयर हो गई ना। तो फर्स्ट और फोर्थ सेम है, तो एबीसी अरेंजमेंट है, इसको हम सीसीपी अरेंजमेंट बोलते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों इसका आप याद रख लेना कितना होता है? 12 होता है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर अपनी क्लोज पैकिंग कंप्लीट हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी। तो बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी। तो देखो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है कि यूनिट सेल के टोटल वॉल्यूम में से कितने परसेंट पार्ट पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, उसे पैकिंग एफिशिएंसी बोलेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बना कि वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, कांस्टेंट पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और परसेंट है तो इनटू 100। तो इसे हम पैकिंग एफिशिएंसी बोलेंगे कि यूनिट सेल के टोटल वॉल्यूम में से कितने परसेंट पर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उसे हम पैकिंग एफिशिएंसी बोलेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम करते हैं एफसीसी, एचसीपी, सीसीपी, इन तीनों में सेम पैकिंग एफिशिएंसी होती है बच्चों, ध्यान से समझना। तो एफसीसी बनाते हैं। तो बच्चों एफसीसी यूनिट सेल में क्या होता है बताओ जरा? एफसीसी यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहां कहां होते हैं? कॉर्नर पर पार्टिकल होते हैं और हर एक फेस के बीचों बीच पार्टिकल होता है। तो बच्चों मान लिया कि इस कॉर्नर पर ये पार्टिकल है, इस कॉर्नर पर ये पार्टिकल है बच्चों मान लिया, और ये जो आपको फेस दिखाई दे रही है ना बच्चों, ये वाली फेस, इसके बीचों बीच ये पार्टिकल है। आगे बात समझ में? अब बच्चों क्या करोगे? इसको इससे मिला दो, मिला दिया बच्चों। आगे बात समझ में? अब देखो ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब का एंगल 90 डिग्री का ही होगा ना। तो बच्चों हमें क्या करना है? लेट एज ऑफ यूनिट सेल इज स्मॉल ए, रेडियस ऑफ पार्टिकल इज स्मॉल आर। पार्टिकल की रेडियस को हमने स्मॉल आर मानना है बच्चों, ठीक है ना। तो ये ट्राइंगल लेते हैं ए, बी और सी।
तो बच्चों इन ट्राइंगल ए बी सी में तो देखो 90 के सामने BC, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपोटेन्यूज है ना ये, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर बराबर, अब बच्चों AB क्या है, यूनिट सेल की एज है ना, तो A स्क्वायर, ACB क्या है, यूनिट सेल की एज है, तो A स्क्वायर, तो BC स्क्वायर बराबर हो गया 2A स्क्वायर और BC बराबर हो गया, तो स्क्वायर हटाओगे रूट लगाओगे तो √2A। अब बच्चों BC क्या देखो, 1 ये रेडियस है ना, 1 रेडियस, 2 रेडियस, 3 रेडियस और ये 4 रेडियस, समझ गए ना। तो BC इज इक्वल टू आप 4R कर सकते हो क्या बच्चों, कर सकते हैं, तो 4R इज इक्वल टू √2A, तो A इज इक्वल टू आ गया 2√2A। आ गया बच्चों समझ में। अब देखो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने, तो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का मतलब स्फीयर, और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। अब बच्चों एफसीसी में पार्टिकल कितने होते हैं, 4 होते हैं ना, तो ये तो एक पार्टिकल का वॉल्यूम है, तो 4 का वॉल्यूम ये हो जाएगा अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल को हम क्यूब मान रहे हैं, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ क्यूब होता है ना, ठीक है ना बच्चों। तो A क्यूब होगा, A क्यूब, A की वैल्यू है 2√2, और यहां पर सॉरी A नहीं R होगा, तो 2√2 R का क्यूब, ठीक है ना बच्चों, तो 2√2 R का क्यूब हो गया अपॉन यूनिट सेल का वॉल्यूम इनटू 100। तो आपको ये कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधा याद रखो 74%। तो एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 74%। अब बच्चों बात करते हैं बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी। तो मान लिया ये हमारे पास बीसीसी यूनिट सेल है, तो बच्चों बीसीसी में क्या होता है, पार्टिकल्स कॉर्नर पर होते हैं और एक पार्टिकल बीचों बीच होता है। तो बच्चों मान लिया इस कॉर्नर पर ये पार्टिकल है, इस कॉर्नर पर ये पार्टिकल है, और यूनिट सेल के बीचों बीच ये पार्टिकल है, ठीक है बच्चों। इसको और इसको मिला दो, इसको और इसको मिला दो, और ए ये हो गया B, ये हो गया C, और ये हो गया D। तो बच्चों आपको पता है कि क्यूब के सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे, तो ये एंगल बच्चों बताओ 90 का हुआ कि नहीं हुआ। तो पहले तो आप ट्राइंगल ABC ले लो, ट्राइंगल ABC, तो ये 90 का है ना, तो आपके पास बन गया BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है बच्चों। AB और AC दोनों क्यूब की एज है, तो BC स्क्वायर बराबर हो गया बच्चों 2A स्क्वायर हो गया ना, क्योंकि ये भी A है और ये भी है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर हो गया। अब बच्चों ट्राइंगल ले लेते हैं BCD, ट्राइंगल BCD। तो बच्चों BCD में ये एंगल 90 डिग्री का है कि नहीं, ये क्योंकि ये नीचे वाली फेस है ना, तो ये एंगल 90 डिग्री का है, हालांकि लग नहीं रहा है, लेकिन अगर आप सोचोगे ना तो पता चल जाएगा ये एंगल कैसे 90 डिग्री का होगा। तो ये 90 डिग्री का है, तो इसमें हो जाएगा BD स्क्वायर बराबर बच्चों BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, BC स्क्वायर CD स्क्वायर। अब बच्चों देखो BD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर की जगह हम 2A स्क्वायर प्लस CD क्या है, क्यूब की एज है, तो A स्क्वायर। तो बच्चों BD स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3A स्क्वायर, तो BD बराबर क्या हो गया √3A। अब BD देखो, BD क्या है, 1 रेडियस, 2 रेडियस, 3 रेडियस और 4 रेडियस। तो आप BD की जगह 4R कर सकते हो कि नहीं कर सकते बच्चों, बताओ जरा, कर सकते हो। तो 4R इज इक्वल टू √3A, तो A इज इक्वल टू हो गया 4/√3R। अब बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, तो पार्टिकल स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³। बीसीसी में पार्टिकल कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल क्यूब है यानी कि A क्यूब होगा, A की वैल्यू ये रही 4/√3R का क्यूब इंटू 100। तो बच्चों आपको सीधा याद रखना है 68%। आया कि नहीं आया समझ में, आ गया ना। अब बच्चों सिंपल क्रिस्टल लैटिस की पैकिंग एफिशिएंसी, तो सिंपल में पार्टिकल केवल कॉर्नर पर होते हैं ना बच्चों, तो ये मान लिया सिंपल है, ध्यान से समझना बच्चों।
ठीक है ना, ये सिंपल है। इस कॉर्नर पर मान लो, इस कॉर्नर पर ये पार्टिकल है और इस कॉर्नर पर ये पार्टिकल है, तो ये वाली ए हो गई ना, तो a इज इक्वल टू 1r और 1r, तो सीधा ही हो गया a इज इक्वल टू 2r। ए निकालने के लिए तो हम ट्राइंगल मानते हैं, तो a इज इक्वल टू 2r हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल को 4/3 पाई r क्यूब, और सिंपल में पार्टिकल 1 ही होता है, इसलिए ये लो 1, तो वैसे तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी कि a क्यूब, a का मतलब 2r का क्यूब इंटू 100। तो आपको बच्चों कैलकुलेशन नहीं करनी है, सीधा आपको याद रखना है। अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तब भी इतना ही आएगा। तो सिंपल की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? 52.4%। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक है डिफेक्ट्स इन सॉलिड। डिफेक्ट का मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में इरेगुलरिटीज का आना। बच्चों डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट और एक एटॉमिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन की पहले वाली जगह पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, तो इसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट बोलते हैं। और एटॉमिक डिफेक्ट का मतलब है कि एटम्स के अरेंजमेंट में इरेगुलरिटीज आ जाती है, तो ऐसे डिफेक्ट को हम एटॉमिक डिफेक्ट बोलते हैं। बच्चों एटॉमिक डिफेक्ट दो टाइप का होता है, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब एक एटम के अरेंजमेंट में इरेगुलरिटीज आ जाए तो वो पॉइंट डिफेक्ट है, और लाइन डिफेक्ट का मतलब लाइन से एटम्स के अरेंजमेंट में इरेगुलरिटीज आ जाए तो वो लाइन डिफेक्ट है। तो बच्चों पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट समझिए आप। देखो मान लो हमारे पास ये क्रिस्टल है a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस ए प्लस बी माइनस ए प्लस और ये बी माइनस, तो ये हमारे पास क्रिस्टल है। तो मान लो ये आपका एटम या आयन छोड़ करके चला गया, तो यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो गई ना, तो ये पॉइंट डिफेक्ट है। क्या है बच्चों? पॉइंट डिफेक्ट है। अब मान लो यहां पर लाइन से ये सारे छोड़ करके चले गए, तो यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो ये बच्चों लाइन डिफेक्ट है। इरेगुलरिटीज क्या है? एक लाइन के अकॉर्डिंग है ना, तो ये लाइन डिफेक्ट है। तो बच्चों ये लाइन डिफेक्ट आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, यहां पर आपके सिलेबस में लाइन डिफेक्ट नहीं है, आपके सिलेबस में केवल पॉइंट डिफेक्ट है। तो बच्चों देखो पॉइंट डिफेक्ट होता है 3 टाइप का, ध्यान से समझना बच्चों। पॉइंट डिफेक्ट होता है 3 टाइप का। एक तो होता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और एक होता है बच्चों इंप्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, तो पहले स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट स्टार्ट करते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब इसमें क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री, कहने का मतलब क्रिस्टल के कॉन्स्टिट्यूएंट का सिंपल रेशियो या फिर इंपीरिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, इसमें स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाती है। और इंप्योरिटी में क्रिस्टल में बाहर से इंप्योरिटी मिलाने पर जो डिफेक्ट क्रिएट होता है उसे इंप्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। तो बच्चों स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है 4 टाइप का। कितने टाइप का? 4 टाइप का। एक तो वैकेंसी डिफेक्ट, ध्यान से समझना बच्चों। एक होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, एक होता है शॉर्टकी डिफेक्ट, और एक होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। ध्यान से समझना बच्चों, फ्रैंकल डिफेक्ट। बच्चों वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट तो नॉन आयनिक क्रिस्टल शो करते हैं, और शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट आयनिक क्रिस्टल शो करते हैं। ठीक है, आयनिक क्रिस्टल शो करते हैं। बच्चों वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब कुछ एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्रिस्टल छोड़ करके चले जाते हैं। तो मान लो ये हमारे पास कोई क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, और ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ठीक है ना बच्चों। तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा? कुछ एक पार्टिकल क्रिस्टल छोड़ करके चले जाते हैं, तो उसके स्थान मतलब उसकी जगह वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो ये वैकेंसी बन गई ना, क्योंकि यहां पर जो पार्टिकल था वो क्रिस्टल छोड़ करके चला गया, तो ये वैकेंसी बन गई। तो बच्चों इस डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। और इस पर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जो क्रिस्टल को गर्म करने पर अराइज होता है? तो बच्चों वो वैकेंसी डिफेक्ट है। और ध्यान रखना बच्चों कि वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि डेंसिटी डिपेंड करती है मास पर। मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी, मास कम होगा डेंसिटी कम होगी, क्योंकि डेंसिटी
इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी। तो बच्चों देखो यहां पर पार्टिकल छोड़ करके चला गया तो क्रिस्टल का मास कम हो गया ना, इसलिए डेंसिटी भी कम होगी। अब बच्चों बात करते हैं हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की। तो देखो ये हमारे पास क्रिस्टल है और ये बीच में आपको वैकेंट स्पेस जो दिखाई दे रहा है वो इंटरस्टिशियल साइट है। तो बच्चों इस डिफेक्ट में क्या होता है कि क्रिस्टल की इंटरस्टिशियल साइट में कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो इस डिफेक्ट को हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। और इसमें डेंसिटी इंक्रीज होगी क्योंकि पार्टिकल एक्स्ट्रा आने से क्रिस्टल का मास बढ़ गया तो डेंसिटी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज हो गई। अब बच्चों बात करते हैं शॉर्ट की और फ्रेंकल डिफेक्ट की। तो दोनों में डिफरेंस कर लेंगे ना तो पूरा का पूरा ये दोनों डिफेक्ट हो जाएंगे। तो डिफरेंस कर लेते हैं ताकि टाइम कम लगे हमें, है ना, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे शॉर्ट की और फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ध्यान देना, शॉर्ट की डिफेक्ट वो क्रिस्टल शो करते हैं जिनमें कैटायन और एनायन का साइज सेम होता है। सबसे बड़ी बात कि इसमें क्या होता है, कैटायन एंड एनायन का साइज क्या होता है बच्चों, सेम होता है। ठीक है बच्चों। इसमें क्या होता है, कैटायन का साइज एनायन से कम होता है, कैटायन स्मॉलर देन एनायन। ठीक है बच्चों। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, सेम नंबर में कैटायन और एनायन क्रिस्टल छोड़ करके चले जाते हैं। तो देखो शॉर्ट की आप ऐसी ट्रिक याद रखो ना कि शॉर्ट की में कैटायन और एनायन सेम नंबर में बाहर निकलते हैं। इसका मतलब कैटायन और एनायन में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज है। इसका मतलब कैटायन और एनायन का साइज क्या होता है बच्चों, सेम होता है। इसीलिए सेम नंबर में कैटायन और एनायन क्रिस्टल छोड़ करके चले जाते हैं। जबकि फ्रेंकल डिफेक्ट में बच्चों, फ्रेंकल डिफेक्ट को आप ऐसे याद रख सकते हो कि फ्रेंकल डिफेक्ट में कैटायन है वो इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। इसका मतलब बीच में कौन घुस सकता है, जिसका साइज कम हो। इसका मतलब फ्रेंकल डिफेक्ट वो क्रिस्टल शो करते हैं जिसमें कैटायन का साइज एनायन से क्या होता है, कम होता है। इसमें कैटायन अपना स्थान छोड़ करके इंटरस्टिशियल स्थान पर, इंटरस्टिशियल साइट पर चला जाता है। अब बच्चों देखो शॉर्ट की डिफेक्ट में कैटायन और एनायन सेम नंबर में बाहर निकलते हैं। इसका मतलब डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी क्योंकि मास कम हो गया ना। फ्रेंकल डिफेक्ट में कैटायन अपनी जगह छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है, बाहर तो नहीं जाता ना। हालांकि यह बात अलग है कि अपनी जगह छोड़ जाएगा और इंटरस्टिशियल साइट में चला जाएगा तो डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि कोई भी आयन है वो बाहर नहीं गया है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया है। तो इसमें डेंसिटी क्या होती है बच्चों, सेम रहती है। अब देखो ऐसे समझो, शॉर्ट की डिफेक्ट शो करता है NaCl, ठीक है, और ये डिफेक्ट शो करता है AgCl। ध्यान देना बच्चों, AgCl है, ZnS है और NaCl KCl, ठीक है ना बच्चों। तो ये शॉर्ट की डिफेक्ट शो करते हैं और ये फ्रेंकल डिफेक्ट शो करते हैं, है ना। और जैसे फर्स्ट ग्रुप के जो हैलाइड है ना वो शॉर्ट की डिफेक्ट शो करते हैं। आप सीजियम क्लोराइड भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो NaCl का क्रिस्टल बनाते हैं, ऐसे समझोगे Na+Cl-Cl-। तो बच्चों इसमें सेम नंबर में कैटायन और एनायन अपना स्थान छोड़ करके चले जाते हैं। तो पहले देख लो कैटायन कितने हैं टोटल, देखो ऊपर 2 2 4 2 6 कैटायन 6, एनायन भी क्या है 6। तो सिंपल रेशियो कितना है 1:1। अब एक तो एनायन चला गया मान लो और एक मान लो कैटायन चला गया, तो अब कितने हैं एनायन 5 और कैटायन 5। तो अब भी रेशियो 1:1 ही तो है, तो स्टोइकियोमेट्री चेंज नहीं हुई ना। तो इसे बच्चों हम बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। इसमें सेम नंबर में कैटायन और एनायन अपना स्थान छोड़ करके चले जाते हैं, इसलिए मास क्रिस्टल का कम होता है तो डेंसिटी क्या होती है बच्चों, कम हो जाती है। तो ये तो शॉर्ट की डिफेक्ट हो गया। फ्रेंकल में कैटायन अपना स्थान छोड़ करके बीच में चला जाता है, ठीक है बच्चों। जैसे मान लो ये Ag+, ठीक है, इतना ही काफी है। तो बच्चों देखो ये Ag+ क्या करेगा, अपना स्थान छोड़ देगा तो इसकी जगह तो वैकेंसी होगी और ये कहीं पर बीच में इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएगा। तो तब जो ये डिफेक्ट क्रिएट होता है इसे हम फ्रेंकल डिफेक्ट कहते हैं। इसमें डेंसिटी क्या होती है बच्चों, सेम रहती है
क्योंकि सिल्वर है वो यहां से हटके यहां पर तो आया है, तो क्रिस्टल से कुछ बाहर तो नहीं गया ना, इसलिए डेंसिटी चेंज नहीं होती है। आगे बच्चों बात समझ में, तो ये शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट हो गए। अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो बच्चों नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो टाइप का होता है, एक तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ध्यान से समझना बच्चों, एक तो होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और एक होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो बच्चों देखो, मेटल का मतलब कैटायन, कैटायन को आपको ज्यादा करना है। तो बच्चों कैटायन कब ज्यादा हो सकता है, या तो एनायन छोड़ के चला जाए तो ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। बच्चों मेटल का मतलब होता है कैटायन, आपको मेटल एक्सेस का मतलब कैटायन ज्यादा करना है। तो कैटायन ज्यादा कब हो सकता है, या तो क्रिस्टल से एनायन छोड़ के चला जाए तो ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, या फिर कोई एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। ठीक है बच्चों, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट यानी कि इस बार कैटायन कम करना है। तो कैटायन कम कब होगा, जब कैटायन या तो कैटायन छोड़ करके चला जाए तो ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी, ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी, या फिर कैटायन कब कम होगा, जब एक्स्ट्रा एनायन आ जाए ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायन। सिंपल याद रखो, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। और बच्चों ध्यान रखना, इसमें स्टोइकियोमेट्री चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, देखो ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। तो इसका एग्जांपल है, ये क्वेश्चन आता है कि NaCl को जब हम गर्म करते हैं तो वो येलो क्यों हो जाता है। सोडियम क्लोराइड को सोडियम की वेपर में जब गर्म किया जाता है तो वो येलो हो जाता है, क्यों हो जाता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझना है। तो देखो ये सोडियम का क्रिस्टल है Na+Cl-, Na+Cl-, Cl-, Na+Cl-, Na+। तो बच्चों इतना ही काफी है। तो ये NaCl का क्रिस्टल है, इसमें कैटायन कितने हैं, है ना, मेटल आयन कितने हैं 2 और 2 4, और नॉन मेटल क्लोराइड आयन कितने हैं 4, यानी कि रेशियो कितना है 1:1। अब बच्चों ये चेंज हो जाएगा, देखो कैसे होगा, जब इसको हम सोडियम की वेपर में, तो बच्चों ऊपर वेपर किसकी है, वेपर का मतलब सोडियम के एटम्स ही तो होंगे, ये सोडियम के एटम्स है बच्चों। जब NaCl को सोडियम की वेपर्स में गर्म करते हैं तो कैटायन अपना स्थान छोड़ देता है। तो ये Cl- बच्चों अपना स्थान छोड़ देगा, तो इसकी जगह वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ध्यान से समझते रहना, लास्ट में पूरा क्लियर हो जाएगा। तो Cl- ने अपनी जगह छोड़ दी ना, तो ये Cl- जाएगा कहां बच्चों, तो ऊपर सोडियम के एटम्स है ना, सोडियम की वेपर है बच्चों। सोडियम की नेचर कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो Na+ बनाएगा। तो ये जो यहां से Cl- निकला था वो इस Na+ के साथ जुड़ करके क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। क्या बना लेगा बच्चों, NaCl बना लेगा ना। अब देखो यहां पर Cl- के जाने से एक माइनस कम हो गया है। कहने का मतलब आपका जो क्रिस्टल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है, इसलिए इसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि -1 गया है तो आपको एक माइनस चाहिए ना, तो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाता है। इसको बच्चों हम एप सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एप सेंटर बोलते हैं। आई कि नहीं, बात समझ में। अब बच्चों यह इलेक्ट्रॉन विजिबल रीजन से लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और क्रिस्टल के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। आगे बच्चों बात समझ में। तो डिफेक्ट समझ गए ना। अब देखो स्टोइकियोमेट्री चेंज हुई कि नहीं हुई। तो मेटल कितने हैं 2 और 2 4, लेकिन नॉन मेटल कितने हैं, देखो 1 2 और 3। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है तो रेशियो पहले 1:1 था जो 4:3 हो गया, यानी कि स्टोइकियोमेट्री चेंज हो गई ना। आगे बच्चों बात समझ में। तो ये एक तो समझ गए ना। अब देखो दूसरा, ध्यान से समझते रहना बच्चों। अब देखो दूसरा, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। तो इसमें भी ये क्वेश्चन आता है
कि जब जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो वो येलो क्यों हो जाता है। तो बच्चों देखो ये जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, Zn2 प्लस O2 माइनस, Zn2 प्लस O2 माइनस, O2 माइनस, Zn2 प्लस O2 माइनस, Zn2 प्लस। तो बच्चों ये जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है। आपको पता है ना कि जिंक ऑक्साइड को गर्म आप करोगे तो देखो जिंक ऑक्साइड कुछ एक ऐसे टूटते हैं बच्चों, देखो ध्यान से समझना, Zn2 प्लस O2 माइनस। तो बच्चों गर्म करते हैं ना तो कोई गैस होती है ना वो उड़ जाती है। तो बच्चों यहां पर ऑक्सीजन गैस है, उड़ सकती है, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का वेट लेकर ऑक्सीजन नहीं उड़ सकती। तो बच्चों क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और ऑक्सीजन अकेला रह गया ना। तो बच्चों अकेला ऑक्सीजन कभी नहीं लिखा जाता, इसे हम O2 के रूप में लिखते हैं। तो O2 माइनस गिव्स आउट हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि O2 माइनस का मतलब हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हाफ O2 तो उड़ गई, अब बच्चा कौन है, Zn2 प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना कि जब जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं ना तो कुछ एक ZnO मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाती है। अब बचा कौन, Zn2 प्लस। तो बच्चों देखो ध्यान देना, पहले इसका सिंपल रेशियो देख लेते हैं। तो 2 और 2 4 तो मेटल आयन है और 4 ही नॉन मेटल आयन है, यानी कि रेशियो है 1:1। ठीक है बच्चों, तो कुछ एक ZnO से ऑक्सीजन निकल जाती है तो Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन रह गए ना। तो ये Zn2 प्लस बोलेगा इसको कि कहीं ना कहीं मेरे को भी आप जगह दो। तो बच्चों एक्स्ट्रा कैटायन आ गया ना, लेकिन क्रिस्टल में पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो इलेक्ट्रिलिटी मतलब इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन भी इंटरस्टिशियल साइट में आ जाते हैं, जिसके कारण यह ZnO कलर शो करता है। आई कि नहीं आई बच्चों बात समझ में। अब देखो टोटल मेटल आयन कितने हैं, 2 3 4 5 और नॉन मेटल कितने हैं 4। तो अब रेशियो 5:4 हो गया। आई कि नहीं बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट, ध्यान से समझते रहना बच्चों। तो नेक्स्ट है मेटल डेफिशिएंसी। इस बार कैटायन को कम करना है। तो बच्चों ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी, तो इसके लिए एग्जांपल देखते हैं हम आयरन सल्फाइड का। तो ये कैसे ब्रेक होगा, Fe2 प्लस S2 माइनस Fe2 प्लस S2 माइनस S2 माइनस Fe2 प्लस S2 माइनस Fe2 प्लस। तो बच्चों कैटायन को गायब करना है, तो ये मान लो कैटायन चला गया ना। पहले देखो कितने कैटायन थे, 2 और 2 4, एनायन भी 4, तो 1:1। अब कैटायन देखो ये चला गया तो देखो 1 2 3 कैटायन और 4 एनायन, तो 3:4 हो गया। तो इंपीरिकल फॉर्मूला या फिर इनका सिंपल रेशियो चेंज हो गया ना, इसलिए इसको हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। अब बच्चों अगर हमें माइनस को इंक्रीज करना होता है ना तो हम किससे इंक्रीज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनों से इंक्रीज कर देते हैं, जैसा कि हमने इन दोनों में किया। लेकिन यहां पर 2 प्लस यानी कि एक Fe2 प्लस चला गया तो हमें ये 2 प्लस चाहिए। तो प्लस को कैसे इंक्रीज करें, तो बच्चों प्लस को हम इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे कि 2 Fe2 प्लस ना, इसको Fe3 प्लस बना दो तो 1 प्लस इंक्रीज हो गया, और इसको भी आप 2 प्लस से 3 प्लस बना दो तो 2 प्लस इंक्रीज हो गए ना। तो बच्चों आप समझे क्या कि यह जो डिफेक्ट है वो ही क्रिस्टल शो करते हैं जिनमें मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। क्योंकि बच्चों अगर मान लो आयरन के पास ये कैपेसिटी नहीं होती कि वह Fe2 प्लस से Fe3 प्लस में चेंज हो सकता है, अगर आयरन में ये कैपेसिटी नहीं होती तो बच्चों बताओ कि यह डिफेक्ट बनता क्या, आप कहां से प्लस लाते, नहीं ला सकते ना। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि मेटल डेफिशिएंसी जो डिफेक्ट है इसमें भी यही होगा। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट वो क्रिस्टल शो करते हैं जिनमें मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। अब बच्चों देखो
इलेक्ट्रिकली तो ये न्यूट्रल हो गया, लेकिन इसमें देखो कैटायन कितने हैं 3, एनायन कितने हैं 4, तो रेशियो चेंज हो गया ना। आ गई ना बच्चों बात समझ में। अब बच्चों देखो इसमें Fe2 प्लस Fe3 प्लस में कन्वर्ट हुआ है, तो मेटल के ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होने से, दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होने से इस क्रिस्टल में एक मेटेलिक ग्लो बनती है। क्या बनती है बच्चों इस क्रिस्टल में? मेटेलिक ग्लो। इसी कारण हम फेरस सल्फाइड को गोल्ड ऑफ फूल्स बोलते हैं, मूर्खों का सोना। इस मेटेलिक ग्लो के कारण सोने जैसी ग्लो बन जाती है इसमें, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? गोल्ड ऑफ फूल्स बोलते हैं। अब बच्चों देखो नेक्स्ट है ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायन। तो इसका कोई एग्जाम्पल तो है नहीं, तो बच्चों ऐसे समझ लो कि ये हमारे पास क्रिस्टल है A प्लस बी माइनस A प्लस बी माइनस बी माइनस A प्लस बी माइनस A प्लस, तो A प्लस बी माइनस A प्लस बी माइनस, तो ये हमारे पास क्रिस्टल है। तो इसमें एक्स्ट्रा एनायन आ गया, B आ गया, मान लो ये B माइनस कोई एक्स्ट्रा आ गया तो हमें प्लस भी बढ़ाना पड़ेगा ना। तो A प्लस है ना, एक प्लस बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि एक माइनस है ना, तो एक प्लस बढ़ाना पड़ेगा। तो आप इसको 2 कर दो। तो इसमें भी वही बात लागू है कि ये डिफेक्ट भी वही क्रिस्टल शो करते हैं जिनमें मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। आगे बच्चों बात समझ में। अब बच्चों देखो इंप्योरिटी डिफेक्ट है। इंप्योरिटी डिफेक्ट का मतलब बाहर से इंप्योरिटी मिलाई जाती है, जैसे NaCl को डोप्ड किया जाता है SrCl2 से। NaCl के क्रिस्टल में स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाते हैं तो किस प्रकार वैकेंसी क्रिएट होती है बच्चों? तो देखो ये हमारे पास NaCl का क्रिस्टल है, तो ध्यान से समझते रहना बच्चों। तो ये Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, इसमें बच्चों क्या मिला रहे हैं हम? SrCl2। SrCl2 कैसे ब्रेक होता है? Sr2 प्लस O2 Cl माइनस, इसके माइनस को इसका माइनस निकालेगा, इस Cl माइनस को ये Cl माइनस, तो इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा बच्चों। इसके प्लस को इसका प्लस बाहर निकालेगा, तो बच्चों Na प्लस को कौन बाहर निकालेगा? Sr2 प्लस बाहर निकालेगा। लेकिन सोडियम पर तो यानी कि यहां पर तो एक ही प्लस है और यहां पर 2 प्लस है, तो बच्चों बताओ ये Sr2 प्लस कितने सोडियम को बाहर निकालेगा? 2 को बाहर निकालेगा ना। एक की जगह तो खुद बैठ जाएगा और एक की जगह क्या हो जाएगी? वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो बच्चों डिफेक्ट बनाना, क्योंकि जितने प्लस मतलब ये Sr पर 2 प्लस और सोडियम पर 1 प्लस है ना, इसका मतलब ये स्ट्रोंशियम आयन 2 सोडियम आयन को बाहर निकालेगा, एक की जगह खुद बैठ जाएगा और एक की जगह क्या बन जाएगी बच्चों? वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो इस डिफेक्ट को हम इंप्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, तो बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। बच्चों इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर सॉलिड 3 टाइप के होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। बच्चों कंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है 10 टू पावर 4 टू 10 टू पावर 7 सीमेंस मीटर इनवर्स। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी 10 टू पावर -6 टू 10 टू पावर 4 सीमेंस मीटर इनवर्स। इंसुलेटर की कंडक्टिविटी 10 टू पावर -20 टू 10 टू पावर -10 सीमेंस मीटर इनवर्स। तो बच्चों ये तो कंडक्टिविटी की एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है जो आपको नोट्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से याद कर लेना। अब बच्चों हमें इन तीनों में कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इन तीनों में डिफरेंस करना है। और बच्चों इनमें डिफरेंस किया जाता है बैंड थ्योरी के आधार पर। बच्चों बैंड थ्योरी ये बोलती है कि सॉलिड में एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। बच्चों ये बात तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि MOT भी बोलती है, तो यह लगभग उसके जैसी है। तो ध्यान से सुनना बच्चों, देखो बैंड थ्योरी क्या बोलती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलकर के एनर्जी के 2 टाइप के बैंड बनाती है। एक तो फील्ड बैंड, फील्ड बैंड का मतलब इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ बैंड होगा जिसे वैलेंस बैंड बोलते हैं, और एक एम्प्टी बैंड, एम्प्टी बैंड का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उसे कंडक्टिविटी बैंड बोलते हैं। अब बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन फील्ड बैंड से एम्प्टी बैंड में चले जाते हैं तो वो सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेगा, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी।
ठीक है बच्चों। अब देखो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं अगर फील्ड बैंड से एम्प्टी बैंड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं ना, इसका मतलब उस सॉलिड की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। अगर कम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं इसका मतलब उस सॉलिड की कंडक्टिविटी क्या होगी बच्चों, कम होगी। तो अब आप बैंड थ्योरी को समझिए बच्चों। तो देखो अपना टॉपिक है बैंड थ्योरी। तो सबसे पहले हम कंडक्टर की बात करते हैं बच्चों। कंडक्टर तो मेटल्स होती है, वो कंडक्टर होती है। ठीक है बच्चों। तो दो टाइप के बैंड होंगे एनर्जी के, एक तो होगा एम्प्टी बैंड, ठीक है बच्चों, और एक होगा फील्ड बैंड। फील्ड बैंड का मतलब इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ बैंड। तो ये तो है फील्ड बैंड, फील्ड, या फिर इसे आप वैलेंस बैंड भी बोल सकते हो। और ये बच्चों है एम्प्टी बैंड, या फिर आप इसे कंडक्टिविटी बैंड बोल सकते हो। ठीक है बच्चों। अब देखो कंडक्टर या फिर मेटल्स में ये दोनों बैंड बहुत ही पास पास होते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है ना वो बहुत ही कम होता है, इसलिए ये बैंड आपस में ओवरलैपिंग कर लेते हैं, यानी कि ये दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। अब बच्चों फील्ड बैंड से इस एम्प्टी बैंड में इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकते हैं ना, इसका मतलब यहां पर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी ना। समझ गए बात को। अब बच्चों बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना कि फील्ड बैंड या फिर वैलेंस बैंड, तो ये तो है फील्ड बैंड और ये है एम्प्टी बैंड, ठीक है, और ये दोनों बैंड सेमीकंडक्टर के लिए ध्यान रखना। तो इनमें एनर्जी गैप थोड़ा ज्यादा होता है बच्चों, एनर्जी गैप क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। और बच्चों ध्यान रखना कि ये यहां से जो ये इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर 0 केल्विन टेम्परेचर पर तो जा ही नहीं सकते। 0 केल्विन का मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। 0 केल्विन को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो बच्चों 0 केल्विन पर फील्ड बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी या फिर एम्प्टी बैंड में नहीं जा सकते। तो बच्चों ध्यान रखना जो सेमीकंडक्टर होता है ना वो 0 केल्विन पर इंसुलेटरी होता है, लेकिन 0 केल्विन टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है ना, उससे ज्यादा ही होगा कुछ ना कुछ टेम्परेचर, क्योंकि 0 केल्विन का मतलब है -273 डिग्री सेल्सियस। तो इतना टेम्परेचर तो होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इससे कुछ ना कुछ टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करेंगे, इसलिए सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है बच्चों वो कम होती है। क्यों, क्योंकि एम्प्टी बैंड और फील्ड बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो बहुत मतलब थोड़ा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा तो इंसुलेटर में होगा। अब बच्चों सेमीकंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाए, बच्चों अगर सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन फील्ड बैंड से किस में जाएंगे बच्चों, एम्प्टी बैंड में जाएंगे, यानी कि सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज होती है। आई कि नहीं ये बात समझ में। देखो बच्चों कंडक्टर में क्या होता है, ये दोनों बैंड पास पास होते हैं तो आपस में ओवरलैपिंग कर लेते हैं, इसलिए इजीली इलेक्ट्रॉन फील्ड बैंड से एम्प्टी बैंड में मूव कर सकते हैं, इसलिए कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। सेमीकंडक्टर में ये एनर्जी गैप थोड़ा ज्यादा होता है, 0 केल्विन पर तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव कर ही नहीं सकते, यानी कि 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर भी इंसुलेटर होता है, लेकिन 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फील्ड बैंड से एम्प्टी बैंड में जाएंगे, लेकिन उतने नहीं जा पाएंगे जितने कंडक्टर में जाते हैं, इसका मतलब इसकी कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर से कम होती है, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है बच्चों। आगे बच्चों समझ में। अब देखो जब सेमीकंडक्टर को गर्म करेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन फील्ड बैंड से एम्प्टी बैंड में जाएंगे, इसका मतलब सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज होती है। आगे बच्चों बात समझ में। अब अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो बच्चों इंसुलेटर में
फील्ड बैंड और एम्प्टी बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो इतना ज्यादा होता है कि आप कितना ही टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, इलेक्ट्रॉन फील्ड बैंड से एम्प्टी बैंड में नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, मतलब नेग्लिजिबल होती है। आगे बच्चों बात समझ में। तो बैंड थ्योरी के आधार पर हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस कर सकते हैं। तो बच्चों सेमीकंडक्टर का ध्यान रखना कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी 0 केल्विन पर 0 होती है। कहने का मतलब सेमीकंडक्टर से 0 केल्विन पर इलेक्ट्रॉन फील्ड बैंड से एम्प्टी बैंड में नहीं जा पाएंगे, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। इसका मतलब सेमीकंडक्टर में हम अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें पढ़ना है सेमीकंडक्टर को, और सेमीकंडक्टर कौन कौन से हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो टेट्रावैलेंस एलिमेंट होते हैं ना वो सेमीकंडक्टर होते हैं। टेट्रावैलेंस एलिमेंट सेमीकंडक्टर होते हैं। तो बच्चों सेमीकंडक्टर ध्यान से समझना है आपको। तो बच्चों देखो सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। तो सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है। और सेमीकंडक्टर कौन कौन सी है? सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। तो ये बहुत अच्छे सेमीकंडक्टर होते हैं। टेट्रावैलेंस है ना, इनकी वैलेंसी 4 होती है ना, तो ये सेमीकंडक्टर होते हैं। तो बच्चों देखो ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाते हैं। तो आपको पता है कि सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते हैं बच्चों, बताओ? होते हैं ना। और इन्होंने सबने आपस में बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ध्यान देना। इन्होंने सबने मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सिलिकॉन 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यानी कि यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि इसकी जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी इसको हम के कप्पा से शो करते हैं, वो 0 है। और कब है ये 0 केल्विन टेम्परेचर पर। लेकिन 0 केल्विन से टेम्परेचर ज्यादा होगा बच्चों, ज्यादा होगा ना, तो कुछ एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, कुछ एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे ना, तो उनके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे बच्चों। और फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए ना, इसका मतलब इसकी कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी होगी। आ गई ना बच्चों बात समझ में? तो सेमीकंडक्टर समझ गए ना कि 0 केल्विन पर तो इस सिलिकॉन के सारे बॉन्ड बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, यानी कि इसकी कंडक्टिविटी 0 है। लेकिन टेम्परेचर 0 से ज्यादा होना है, अगर 0 से ज्यादा होगा तो इसके कुछ एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाएंगे। फ्री होने पर ये कंडक्टिविटी को शो करेगा। तो बच्चों सेमीकंडक्टर आ गया समझ में। अब बच्चों सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, अब ध्यान से सुनना, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसमें इंप्योरिटी मिलाई जाती है। ध्यान से सुनना इस बात को, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसमें इंप्योरिटी मिलाई जाती है। और बच्चों इंप्योरिटी 2 टाइप की होती है। इंप्योरिटी कितने टाइप की होती है बच्चों? 2 टाइप की। ध्यान से सुनना, इंप्योरिटी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। एक तो इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी। एक तो होती है इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी और एक होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी। अब बच्चों सिलिकॉन और जर्मेनियम के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें हम इंप्योरिटी मिला रहे हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी, यानी कि जिनके पास इनसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। तो बच्चों अगर हम ग्रुप 15 वाले एलिमेंट ले, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, है ना, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो इनके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 5 है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 5 है। इनके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। यानी कि अगर इन सिलिकॉन और जर्मेनियम में हम ये एलिमेंट अगर मिलाए तो वो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे ना, क्योंकि इनके पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और इनके पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी हुई कि नहीं हुई? अब बच्चों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की बात करें तो अगर हम ग्रुप नंबर 13 देखें ना, बोरोन परिवार, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैली, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम।
तो बच्चों इनके पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन है। और इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इनसे कम है ना। इसका मतलब ये वाली इंप्योरिटी तो होगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी, और ये वाली इंप्योरिटी होगी इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी। ठीक है बच्चों, तो पहले इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी मिलाते हैं और कौन सा सेमीकंडक्टर बनता है तो वो देखते हैं। तो बच्चों ये अपना सिलिकॉन है, ध्यान से समझते रहना बच्चों। ये अपना सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो ये 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ये लो, ठीक है बच्चों। अब मान लो इसमें हमने फॉस्फोरस मिला दिया, तो बच्चों जैसे ही इस सिलिकॉन में फॉस्फोरस मिलाया जाता है, तो ये फॉस्फोरस क्या करता है, कुछ एक सिलिकॉन के एटम्स को रिप्लेस कर देता है, यानी कि सिलिकॉन को तो कुछ एक सिलिकॉन को तो बाहर निकाल देगा और खुद बैठ जाएगा। आगे बच्चों बात समझ में कि जब हम फॉस्फोरस मिलाएंगे ना, तो कुछ एक सिलिकॉन को ये बाहर निकाल देगा और उनकी जगह खुद बैठ जाएगा, तो रिप्लेस कर दिया। अब आपको पता है ना कि सिलिकॉन के पास तो बाहर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन फॉस्फोरस के पास बाहर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब फॉस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉनों में से 4 ने तो बॉन्ड फॉर्म कर लिया, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया ना बच्चों। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इंप्योरिटी मिलाई जाती है। आगे बच्चों बात समझ में आगे ना। अब देखो इस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी किसके कारण इंक्रीज हुई है? इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है बच्चों? निगेटिव। तो निगेटिव का एन। तो बच्चों ये जो सेमीकंडक्टर बना है इसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर। आई कि नहीं बच्चों बात समझ में आ गई ना। अब देखो दूसरी इंप्योरिटी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी मिलाते हैं। तो ये अपना सिलिकॉन बच्चों देखो, ये अपना सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन। ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। तो मान लो हमने एल्यूमिनियम मिला दिया, तो बच्चों एल्यूमिनियम भी वही काम करेगा, सिलिकॉन को रिप्लेस करेगा, कुछ एक सिलिकॉन की जगह खुद बैठ जाएगा। तो मान लो इस सिलिकॉन को निकाल दिया, एल्यूमिनियम ने निकाल दिया ना, और खुद बैठ गया। अब बच्चों एल्यूमिनियम के पास बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 ही बॉन्ड बनाएगा ना। तो मान लो ये 3 बॉन्ड एल्यूमिनियम ने बना लिए, ये बॉन्ड नहीं बना पाएगा ना, तो इसका सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन इसके पास ही रहेगा, और यहां पर इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, यानी कि यहां पर होल क्रिएट हो जाएगा ना। कहने का मतलब होल का मतलब यही है कि ये वाली जगह खाली है। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन होता तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेते, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये जगह खाली है। और इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, माइनस की जगह खाली है, इसका मतलब हम इसको पॉजिटिव होल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? पॉजिटिव होल। आई कि नहीं आई बच्चों बात समझ में आ गई ना। अब बच्चों देखो ध्यान से समझना, देखो अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से हट जाए और यहां पर आ जाए, तो ये वाला होल यहां पर बन गया ना। यहां पर पहले इलेक्ट्रॉन था, आगे बात समझ में। तो यहां पहले देखो यहां पर होल था, आगे बात समझ में, यहां पर इलेक्ट्रॉन था, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया तो यहां पर होल हो गया। अब बच्चों आपको पता है ना कि इस बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन तो इस सिलिकॉन ने दे रखा है और 1 इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन ने दे रखा है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां से हटा दूं तो होल यहां पर बन गया, और वो इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहां पर रख दूं तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर आ जाए तो यहां पर तो होल हो गया और यहां पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों। तो देखो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन चल रहा है, लेकिन हमें लग क्या रहा है कि ये होल चल रहा है। कौन चल रहा है? ये होल।
एक्चुअल में चल कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन चलेगा तभी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन बच्चों लग क्या रहा है कि होल चल रहा है। देखो दोबारा समझो इस बात को बच्चों, देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन है और यहां पर ये होल है, मैंने इस इलेक्ट्रॉन को उठा करके यहां पर रख दिया, तो यहां पर तो इलेक्ट्रॉन आ गया और ये वाला होल, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन आया ना यहां पर और ये होल यहां पर चला गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां से छोड़ेगा वहां पर होल तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो मान लो इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन आते ही यहां पर बॉन्ड बन गया और ये होल यहां पर आ गया। तो एक्चुअल में चल तो इलेक्ट्रॉन रहा है, लेकिन हमें लग ऐसा रहा है कि पॉजिटिव होल चल रहा है। कौन चल रहा है बच्चों, पॉजिटिव होल। तो इसके कारण यहां पर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही चल रहा है लेकिन लग रहा है कि पॉजिटिव होल चल रहा है, तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इस सेमीकंडक्टर को क्या बोलेंगे, तो पॉजिटिव होल का पी, तो बच्चों इस सेमीकंडक्टर को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी मिलाओगे ना तो एन टाइप, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी मिलाओगे ना तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है, अब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो बच्चों सॉलिड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन की दो टाइप की मूवमेंट के कारण आती है। एक तो बच्चों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता है, जिसे ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं, और बच्चों एक इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर मूव करता है जिसे स्पिन बोलते हैं। तो इन दो टाइप की मूवमेंट के कारण सॉलिड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती है। बच्चों मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पर सॉलिड 5 टाइप के होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक सॉलिड। तो बच्चों सबसे पहले हम पैरामैग्नेटिक स्टार्ट करते हैं। पैरामैग्नेटिक सॉलिड, तो बच्चों पैरामैग्नेटिक सॉलिड के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बच्चों, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए इनमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए इनको पैरामैग्नेटिक सॉलिड कहते हैं। अब बच्चों मान लो, ध्यान से समझना, ये हमारे पास कोई पैरामैग्नेटिक सॉलिड है, कहने का मतलब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब इस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड लगाना है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगाते हैं, पोल लगा देते हैं, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। आपको बच्चों पता है ना कि जो मैग्नेटिक लाइंस है वो नॉर्थ से निकल करके साउथ की ओर जाती है ना। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो यह पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी, इसलिए यह सब्सटेंस क्या करेगा, मैग्नेटिक लाइंस को बोलेगा कि मेरे अंदर से निकलो आप। यह क्या करेगा, मैग्नेटिक लाइंस को बोलेगा कि मेरे अंदर से आप जाइए। यह मैग्नेटिक लाइंस को ऐसे बोलेगा, कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है ना। ध्यान से समझना बच्चों, यह मैग्नेटिक फील्ड को यानी कि मैग्नेटिक लाइंस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वे मैग्नेटिक फील्ड की ओर वीकली अट्रैक्ट होते हैं। अब बच्चों बात तो एक ही है ना, चाहे ये मैग्नेटिक लाइंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करे या फिर मैग्नेटिक लाइन इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करे, बात तो एक ही है। ठीक है ना, तो ये बात मैं नहीं है कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। पैरामैग्नेटिक सॉलिड वे होते हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वे मैग्नेटिक फील्ड की ओर वीकली अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद आप लिखोगे कि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो पैरामैग्नेटिक समझ गए ना बच्चों। तो अब देखो दूसरा है डायामैग्नेटिक, इसे ध्यान से समझना, एकदम सिंपल है। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वे होते हैं बच्चों जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अब्सेंट होते हैं। तो बच्चों मान लो ये हमारे पास कोई डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, इस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो मैग्नेटिक लाइन कहां से कहां, नॉर्थ से साउथ की ओर। ठीक है बच्चों, अब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो बच्चों यह क्या करेगा, मैग्नेटिक लाइंस को अपने अंदर से नहीं जाने देगा बच्चों,
मैग्नेटिक लाइंस को क्या करेगा बच्चों, अपने अंदर से नहीं जाने देगा, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होगी, इसलिए मैग्नेटिक लाइन को अपने अंदर से नहीं जाने देगा। अब ऐसा लग रहा है ना कि ये मैग्नेटिक लाइंस को रिपल कर रहा है, तो बच्चों डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वे मैग्नेटिक फील्ड से वीकली रिपल होते हैं। उसके बाद आप ये लिखोगे कि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब्सेंट होते हैं। आई कि नहीं बात समझ में? अब बच्चों नेक्स्ट अपना टॉपिक है, तो बच्चों नेक्स्ट टाइप है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। बच्चों फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट पैरामैग्नेटिक से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको अलग से क्लासिफाई किया गया है। बच्चों इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्यों ज्यादा होता है, ध्यान से समझिए। मान लो हमारे पास ये कोई आयरन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों, यह ऑब्जेक्ट किससे मिलकर के बना हुआ है, आयरन के एटम से मिलकर के बना हुआ है, क्योंकि आयरन का ऑब्जेक्ट है, ठीक बच्चों। और आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों 3d6 4s2। अब बच्चों देखो d में टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, d सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं, और s में होता है 1। तो इलेक्ट्रॉन फील करो देखो, तो 1 2 3 4 5 6 और s में 2। तो बच्चों आयरन के हर एक एटम के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कहने का मतलब आयरन का हर एक एटम एक छोटा मैग्नेट होगा, क्योंकि जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। बच्चों आयरन के हर एक एटम के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आयरन का हर एक एटम एक छोटा मैग्नेट होगा, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी। अब बच्चों ये जो एटम है ना वो ग्रुप छोटे छोटे ग्रुप में रहते हैं। ये जो एटम्स है आपको पता है ना कि हर एक एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हर एक एटम की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी। और ये जो एटम्स है वो छोटे छोटे ग्रुप में रहते हैं। ये जो एटम्स बच्चों है ना वो छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं, और इन ग्रुप्स को हम डोमेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डोमेन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, डोमेन बोलते हैं। और ये जो मैंने एरो दिखाया ना वो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है। बच्चों देखो ये आयरन का ऑब्जेक्ट है जो कि आयरन के एटम्स से मिलकर के बना हुआ है। सिंपल सी बात है, आयरन के एटम से मिलकर के तो बना होगा, और आयरन के हर एक एटम के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हर एक एटम के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, यानी कि हर एक एटम छोटा मैग्नेट होगा। और ये एटम छोटे छोटे ग्रुप में रहते हैं जिन्हें डोमेन बोलते हैं। अब बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की अब्सेंस में ये डोमेन इस प्रकार अरेंज रहते हैं कि इनका टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है बच्चों, 0 आता है। क्योंकि देखो यहां पर इसकी डायरेक्शन इस साइड है, इसकी डायरेक्शन इस साइड है, तो मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया ना। इसकी डायरेक्शन इस साइड है, इसकी डायरेक्शन इस साइड है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल आउट हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड की अब्सेंस में ये डोमेन्स इस प्रकार अरेंज रहते हैं कि इनका मैग्नेटिक मोमेंट 0 आता है। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाता है, जैसे ही बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाता है, तो इन सभी डोमेन्स की डायरेक्शन एक ही तरफ हो जाती है। इन डोमेन की डायरेक्शन यानी कि ये एक ही तरफ अरेंज हो जाते हैं। अब इन सबका मैग्नेटिक मोमेंट ऐड होगा, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करेंगे। समझ गए ना कि इनका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि इनकी सबकी डायरेक्शन एक ही तरफ हो गई ना। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करेंगे। अब बच्चों अगर आप मैग्नेटिक फील्ड हटा भी लोगे ना तो इनकी डायरेक्शन, इन डोमेन की डायरेक्शन ऐसी बनी रहती है, यानी कि ये क्या बन जाते हैं बच्चों, परमानेंट मैग्नेट। क्योंकि इनकी डायरेक्शन ये सेम टू सेम ऐसी रहेगी, तो ये इनका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तो ये परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं बच्चों। क्या बन जाते हैं, परमानेंट मैग्नेट।
आई कि नहीं ये बात समझ में। अब बच्चों नेक्स्ट है एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक तो बच्चों नाम से स्पष्ट है ये इसका उल्टा होगा, यानी कि इनमें डोमेन स्ट्रक्चर तो फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस के जैसी होगी, डोमेन स्ट्रक्चर तो फेरोमैग्नेटिक के जैसी होगी, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं तो ये डोमेन्स एक दूसरे के ओपोजिट अरेंज हो जाते हैं। एक दूसरे के क्या हो जाते हैं बच्चों? ओपोजिट अरेंज हो जाते हैं। देखो डोमेन स्ट्रक्चर तो सेम टू सेम जैसे कि फेरोमैग्नेटिक में होती है वैसी होती है, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है ना तो ये डोमेन एकदम से एक दूसरे के ओपोजिट अरेंज हो जाते हैं, तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया बच्चों? 0। तो इसे ऐसे सबस्टांस को एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपना आता है 5 आता है फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक सबस्टांस तो बच्चों फेरी मैग्नेटिक में भी डोमेन स्ट्रक्चर इन दोनों के जैसी होती है, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं ना, देखो एंटी फेरोमैग्नेटिक में तो क्या होता है कि सारे के सारे एक दूसरे के ओपोजिट अरेंज हो जाएंगे, तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। क्या होगा बच्चों? 0 होगा। लेकिन फेरी मैग्नेटिक सबस्टांस में क्या होता है कि एक दूसरे के ये ओपोजिट तो अरेंज होते हैं, लेकिन सारे नहीं होते, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट तो आएगा। जैसे अगर मैं ये कहूं कि ये ऐसे अरेंज हो गए, तो देखो इसको कैंसिल कर दिया इसने, इसको कैंसिल कर दिया इसने, लेकिन ये तो रह गया ना, तो थोड़ा बहुत मैग्नेटिक मोमेंट तो आएगा कि नहीं आएगा? देखो एंटी फेरोमैग्नेटिक में तो ये सारे डोमेन्स एक दूसरे के ओपोजिट अरेंज हो जाते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट 0। फेरी मैग्नेटिक में सारे अरेंज नहीं होते, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो फिर इसमें और इसमें अंतर क्या है पैरामैग्नेटिक में और फेरी मैग्नेटिक में? बच्चों फेरी मैग्नेटिक का मैग्नेटिक मोमेंट पैरामैग्नेटिक से बहुत कम होता है, इसलिए इसको अलग से क्लासिफाई किया गया है, जबकि फेरोमैग्नेटिक का मैग्नेटिक मोमेंट इससे बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको अलग क्लासिफाई किया गया है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो यदि आपके चैप्टर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।